हेलो दोस्तों, नमस्कार। 14 मई 2023 को जो एग्जाम हुआ था आप लोग का मद्य निषेध पुलिस वाला, ठीक है, उसी का प्रीवियस क्वेश्चन है। हम उसी के बारे में उसको पूरा क्वेश्चन को फ्रेम करवाए, क्वेश्चन बनाए हैं। दो चार क्वेश्चन करंट का क्वेश्चन बाहर से है, वही क्वेश्चन का डिस्कस कराने वाले हैं। और जितने भी आप लोग बिहार पुलिस में जो जितने भी अभ्यर्थी हैं फॉर्म भरे हैं, सारे के लिए इसी पैटर्न पर क्वेश्चन आपका रहेगा, संभावित है। तो इसी को पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर इसको आप लोग बनाइए और डेली एक सेट प्रैक्टिस करने का जरूर कोशिश कीजिए इसी पैटर्न पर, जो आपका संभवतः एग्जाम में क्या करे, आपको कुछ फायदा दे। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। और सुन लीजिए, बिहार पुलिस का अगर एग्जाम निकालना है, अगर आपको परीक्षा पास करना है, तो सबसे पहले आपको ज्यादा से ज्यादा, यदि एक दिन में एक सेट आपको लगाना जरूरी है। अगर नहीं लगाते हैं तो फिर आपके साथ क्या हो जाएगा, एग्जाम हॉल में जो आप परीक्षा केंद्र में आप चीज को नहीं समझ पाइएगा, जिससे आपको परेशानी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देख लीजिए, ये मई में हुआ था आप लोग का मद्य निषेध पुलिस वाला, वही क्वेश्चन है सारा। ठीक है, चलिए प्रारंभ करते हैं। जब किसी संख्या में, देखिए पहले मैथ ही आ गया है। जब किसी संख्या में क्या बोलता है, 35 घटाया जाता है तो वो घटकर खुद का 80% हो जाता है, तो उस संख्या का 4/5 भाग क्या होगा। देखिए मैथ है, शुरुआत में 2-4 गो मैथ था, जैसा सेट था वैसे ही हम उठा के लेके आ गए हैं। ठीक है, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है, जीके सारा कुछ है। ठीक है, तो 35 बोलता है कि किसी संख्या, तो मान लीजिए कोई संख्या x है, क्या है, कोई संख्या x हो सकता है। ठीक है, कुछ संख्या क्या है, x है। किसी संख्या से 35 घटाया जाए तो कितना घटाया जाए, 35 घटाया जाता है तो वो घटकर खुद का कितना हो जाता है, 80%। तो खुद का संख्या क्या माना है, x माना है, 80%, ये हो जाएगा 80%। एकदम आराम से समझिएगा, कोई लफड़ा नहीं है। 4 दूने के 8, 5 दूने के 10, कितना हो जाएगा, x - 35 बराबर 4x/5। तो इधर कितना हो जाएगा, 5x माइनस 5, तो इधर कितना हो जाएगा, 5 5 25, 5 3 15 2 17, 175 बराबर 4x। ठीक है, तो इधर चला जाएगा 5x माइनस 4x बराबर, माइनस में इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 175। अगर इधर हल कर लेते हैं, 5x से 4x चला गया तो कितना, x बराबर कितना, 175। समझ में आ गया, x का वैल्यू निकल गया। कितना मांग रहा है, संख्या का 4/5, तो 175 का 4/5 निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, 5 5 3 के 15, 16 17 2, 5 5 25, कितना हो गया 5, यानी कितना 35 गुने 4, तो कितना 4 5 20 और 4 3 12, 12 8 2 14 का 4, कितना हो जाएगा 140। आंसर डी। समझ गए, यानी आपको विधिवत तरीके से बनाना पड़ेगा क्वेश्चन। इसी वजह से हम आपको ये करके दिखा रहे थे कि शुरुआत में है, पहले क्वेश्चन मैथ पर क्या सारा का आता है, तो पहले देख लीजिए, है ना। एक जोकर क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन है, एक जोकर ने 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एवं 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु के आकार का टोपी पहना हुआ है, तो टोपी का आयतन क्या होगा। देखिए टोपी का आयतन पूछ रहा है ना, तो सबसे पहले ये जानिए कि पूछ क्या रहा है, शंकु। तो शंकु का आयतन कितना होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3, कितना होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है, यही होता है ना। तो कितना दिया है, r आपका दिया हुआ है, r बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 सेंटीमीटर, और ऊंचाई बराबर h बराबर कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दिया हुआ है, तो आयतन मांग रहा है, तो आयतन बराबर लिख लीजिए, 1/3 लिख दीजिए, पाई का वैल्यू लिख दीजिए, पाई का कितना 22/7, r कितना लिखे थे 7 का स्क्वायर, तो 7 गुने 7, h कितना था 15, तो उड़ा दीजिए, 7 का 7 उड़ जाएगा, 3 5 15 उड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 5 7 35, यानी 22 गुने कितना हो जाएगा 35, 5 दूना कितना हो जाएगा 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 1 11, 11 का 1 1। ठीक है, इधर कितना हो जाएगा 3 दूने 6 और 3 दूनी 6 1, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6। ठीक है, तो 0 6 1 7 6 1 7, 770। तो इसका कितना हो जाएगा, आयतन कितना निकल गया 770। 770 ऑप्शन में है, हाँ है, बी नंबर। ठीक है, चलिए आइए, क्या बोलता है 3 नंबर में, एक 20 लीटर मिश्रण है। देखिए कोई मिश्रण है, मिश्रण समझते हैं ना, कि कोई भी दो द्रव हो या कुछ भी हो, मिश्रण कहेंगे, या दो धातु हो या अधातु, अगर मिला देंगे तो उसको मिश्रण कहते हैं। तो 20 लीटर मिश्रण है, जिसमें क्या है, मिश्रण में दूध एवं पानी है, तो दूध को मिल्क लिख लीजिए और पानी को क्या लिखिए, वाटर लिख लीजिए। ठीक है, अनुपात है तो अनुपात डाल दीजिए, कितना का अनुपात है 3:1 का है। ठीक है, डाल दीजिए। मिश्रण में पानी का मात्रा कितना होगा, तो पानी का मात्रा पूछ रहा है, टोटल मिश्रण कितना है 20 है, तो टोटल अनुपात को अगर जोड़ देंगे तो बराबर लीटर हो जाएगा, तो अनुपात जोड़ेंगे तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो कितना हो गया 4 हो गया ना, 4 बराबर कितना 20 लीटर, तो इसको 4 से अगर डिवाइड कर देंगे तो 4 5 20, यानी 1:1 का वैल्यू कितना 5 है ना, और 3 का वैल्यू कितना 5 3 के 15 हो गया, 15 और 5 20, 20 दिया हुआ है। तो मांग क्या रहा है, मिश्रण में पानी का वैल्यू, तो पानी का मात्रा कितना 1 का वैल्यू कितना 5, तो 5 लीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं।
आराम से समझते चलिएगा, जल्दी करा रहे हैं क्योंकि बहुत सारा कुछ है। अब आइए चलिए, मैथ अब खत्म हो गया है, 4 तो शुरुआत में मैथ ही था। बोलता है कि समान प्रकार के द्विफोकल लेंस में ऊपरी और निचले भाग को क्रम से होता है। देखिए फोकल लेंस देखे ना, चश्मा उस्मा जो होता है, देखिए आपके पास, आपको समझने के लिए चश्मा का फोटो दे दिया गया है, ठीक है। देखिए इसमें देखिए ये ऊपर वाला जो होता है ना, ऊपर वाला जो होता है वो कॉनकेव होता है यानी अवतल होता है, और नीचे वाला जो होता है कॉन्वेक्स होता है जिसको उत्तल बोलते हैं, ठीक है। तो अब एक बात बताइए, कॉनकेव जो अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस में क्या करता है? अवतल लेंस में दूर यानी अवतल लेंस के मतलब नजदीक का वस्तु दिख जाता है और दूर का वस्तु नहीं दिखता है, यानी इसको अपसारी लेंस भी कहते हैं। इस लेंस को क्या कहते हैं? अपसारी लेंस कहता है। ये प्रकाश के किरण को क्या करता है? फैला देता है, अपसारी लेंस। और नीचे वाले को क्या कहते हैं? उत्तल लेंस है, ठीक है, जिसको अभिसारी कहते हैं, अपसारी। तो ये क्या बोलता है कि ऊपर वाला, तो ऊपर वाला क्या बोले आपको? अवतल होता है, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा? अवतल हो जाएगा, और नीचे वाला क्या हो जाएगा? उत्तल हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर अवतल और द्विफोकस में ऊपर और नीचे, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। देखिए अवतल लेंस और उत्तल लेंस के बारे में बताते हैं। अवतल लेंस में हम लोग पढ़ते हैं ना, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिख जाती है, दूर की वस्तु नहीं दिखती है। तो निकट की वस्तु दिख जाती है, दूर की वस्तु नहीं दिखने के कारण हम लोग कौन? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। और एक होता है क्या? दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर की वस्तु दिख जाता है, नजदीक की वस्तु नहीं देखते हैं, नहीं देख पाते हैं। तो वो क्या होता है ना, तो ये अभिसारी में क्या होता है? सारे प्रकाश जो एक जगह केंद्रित हो जाता है, और अपसारी में क्या होता है? प्रकाश छितर जाता है, अलग अलग हो जाता है। तो यही चीज है, ये थोड़ा देख लीजिएगा। अवतल लेंस, उत्तल लेंस, ऐसा बहुत बार पूछता है। देखिए अवतल लेंस ये है आपका, ये उत्तल लेंस है, ठीक है। देखिए, देख रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा ठीक है, चलिए आगे आइए। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया दीर्घ तरंग विकिरण का भाग नहीं है? देखिए दीर्घ तरंग की बात कर रहा है। दीर्घ तरंग जानते हैं ना, 2 तरह का तरंग होता है। मान लीजिए ये मेरा सूर्य है, सूर्य है ना, ये सूर्य है। सूर्य से जितने भी किरण आता है वो कौन सा तरंग? लघु तरंग आता है, दीर्घ तरंग नहीं आता। और पृथ्वी, ये पृथ्वी से जो तरंग बाहर जाता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? दीर्घ तरंग कहते हैं। ये बात जानिएगा। तो सूर्य से आने वाली जितने भी तरंग है वो कैसा? लघु तरंग। और पृथ्वी से जो वापस होके जाता है उसको क्या कहेंगे? दीर्घ तरंग। तो क्या बोला? दीर्घ तरंग का विकिरण का भाग नहीं है। तो चालन देखिए, यहाँ से अगर जाएंगे तो कोई भी किरण अगर आता है तो चालन जानते हैं ना, कि कोई मान लीजिए कोई वस्तु है, यहाँ से चल करके यहाँ आता, तो ये चालन हो गया। बिखरना को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्रकीर्णन। ये प्रकीर्णन की घटना है, ठीक है। उसके बाद संवहन, उसके बाद क्या है? विकिरण। तो पृथ्वी से अगर कोई भी किरण अगर जाएगा तो चालन हो सकता है, संवहन भी हो सकता है। संवहन अणु के द्वारा होता है ना, जैसे संवहन के द्वारा जैसे हवा गर्म होकर के ऊपर उठता है, तो वैसे ही विकिरण भी हो सकता है। विकिरण के भी माध्यम से यहाँ से वापस हो सकता है, जैसे हम लोग अल्बिडो पढ़ते हैं। तो और मगर बिखरना और प्रकीर्णन क्या होगा? यहाँ पे प्रकीर्णन का तो कोई खेल ही नहीं है। सूर्य से जब आएगी तब प्रकीर्णन होता है। प्रकीर्णन के कारण क्या होता है? आकाश हम लोग को नीला दिखाई देता है ना, तो वही है। प्रकीर्णन का घटना कहाँ पे होता है? सूरज जब आता है पृथ्वी में, तब जाने के टाइम प्रकीर्णन, बिखरना नहीं होता। इसको याद रखिएगा, बिखरना और प्रकीर्णन एक ही होता है। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक समान त्वरण का उदाहरण है? देखिए समान त्वरण जानते हैं ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा समान त्वरण का उदाहरण है? एक मुक्त गिरने वाले वस्तु की एक ढाल। अच्छा ये ऑप्शन ए है, ठीक है। ये ऑप्शन बी है। एक ढलान पर लुढ़कती हुई गेंद की गति, ए और बी दोनों। देखिए ये क्या बोलता है कि एक मुक्त गिरने वाले वस्तु की गति। देखिए कोई भी मान लीजिए निर्वात हो या कोई भी हो, ऊपर से हम लोग कोई भी वस्तु को छोड़ते हैं तो वो क्या करता है? एक समान त्वरण के साथ गिरता है, और एक समान त्वरण मांग ही रहा है। और ढलान में लुढ़कती हुई गेंद, ये भी त्वरण ही मांग रहा है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। चलिए कोई वस्तु एक तरल में तैरेगी या डूबेगी, ये निम्न में से किस पर निर्भर करता है? देखिए इसको तो जान ही लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछ ही देता है। कोई वस्तु क्या बोलता है कि कोई वस्तु कोई तरल पर डूबेगी। तो देखिए कोई भी वस्तु, 2 वस्तु किसी पे डूबेगी या तैरेगी, ये निर्भर करता है 2 वस्तुओं के घनत्व पर। घनत्व का जो अंतर होगा उसी पे मैटर करता है। अगर कोई भी तरल का जो तरल है, तरल का उत्प्लावन बल वस्तु के द्रव्यमान से क्या होगा? द्रव्यमान से अगर अधिक होता है तो वस्तु नहीं डूबेगा। समझ रहे हैं? यानी ये दोनों के घनत्व पर कोई भी वस्तु, 2 वस्तु अगर किसी पे डूबेगा या नहीं डूबेगा ये मैटर करता है। दोनों वस्तु के जो घनत्व होता है, घनत्व का जो अंतर होगा उसी पे मैटर करता है। और ये मैटर करने के बाद ये फिर अब उसमें आइएगा ये कि कोई भी वस्तु है, मान लीजिए कोई तरल है, तरल के उत्प्लावन बल वस्तु के द्रव्यमान से अगर ज्यादा होता है तो
वस्तु क्या करेगा, द्रव पर तैरेगा। अगर वस्तु के द्रव्यमान से कम होगा तो वस्तु क्या करेगा, डूब जाएगा। तो उसी तरह से देख लीजिए, केवल वस्तु का द्रव्यमान पर गलत बात है, केवल वस्तु के द्रव्यमान और तरल का घनत्व, ये बात गलत है। वस्तु और तरल के घनत्व के अंतर, यही बात होगा। अभी आपको बोले हैं कि दोनों के घनत्व के अंतर पर मैटर करता है। जैसे घनत्व क्या होगा, घनत्व अगर अधिक और कम होगा, अब मान लीजिए कि तरल का घनत्व अधिक है तो उसका उत्प्लावन बल क्या होगा, अधिक होगा। जब उत्प्लावन बल अधिक होगा तो वस्तु का द्रव्यमान कम होगा, जब वस्तु का द्रव्यमान कम होगा तो अंदर में डूबेगा, नहीं डूबेगा। तो यही बात है। अच्छा, ये आर्किमिडीज, इस सिद्धांत को किसने दिया था, आर्किमिडीज ने दिया था। आर्किमिडीज कहाँ का था, यूनान का था। बहुत बार पूछ लेता है तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। यूनान जानते हैं ना। चलिए, ध्वनि तरंग में किस में सबसे तेज गति से, देखिए ध्वनि तरंग बोल रहा है कि ध्वनि के बारे में जानते हैं, साउंड। ध्वनि तरंग किस में सबसे गति में तेज चलेगा, तो किस में चलेगा, ठोस में अधिक चलता है और सबसे कम गैस में चलता है। तो ध्वनि का चाल थोड़ा मोड़ा कोई चीज में जान लीजिए। सबसे अधिक अगर ठोस में चलेगा तो सबसे अधिक किस में चलता है, 6420 सबसे अधिक किस में चलता है, किस में, अल्युमिनियम में चलता है, 6420, ये याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद 51 ये आपका लोहा में चलता है, ठीक है। 5130 चलता है लोहा में, ये लोहा में है, ये अल्युमिनियम में है, ठीक है। कांच में इसका कितना होता है, कांच में इसका होता है 5640 होता है, ठीक है। याद रखिएगा, कांच में 5640, कांच में 5640 और 5130 किस में, लोहा में बोले थे, और 6420 किस में बोले थे, अल्युमिनियम में बोले थे, ये याद रखिएगा। तो ध्वनि तरंग की सबसे अधिक गति किस में होगी, ठोस में होगी, और सबसे कम गैस में होगी। तो गैस में किस में होगी, तो गैस में अगर आपको कोई कहेगा कि गैस में सबसे कम किस में आता है, तो कहिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड में कितना होता है, 260 होता है कि नहीं होता है। वायु में ध्वनि का चाल कितना होता है 332 मीटर पर सेकंड होता है ना, होता है कि नहीं होता है। उसके बाद जलवाष्प में कितना होता है, 206 होता है, ठीक है, जलवाष्प में होता है। फिर आप 206 जलवाष्प में हो गया। फिर इसमें आपका, इसमें क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन में भी अगर आइएगा, हाइड्रोजन में कितना होता है, हाइड्रोजन में आपका होता है, हाइड्रोजन में होता है आपका 1269 होता है, ठीक है। हाइड्रोजन में होता है, अल्कोहल में होता है आपका 1213, ठीक है, 1213 अल्कोहल में होता है। तो ये सब चीज याद रखिएगा, थोड़ा मोड़ा है ना, ये सब चीज याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था, क्या किसके बारे में पूछ रहे हैं, आर्यों के बारे में। आर्यों के बारे में तो जानते ही हैं। आर्य का देखिए, आर्य के बारे में हम लोग कब से जानते हैं, जब वैदिक काल हुआ, वैदिक काल के बाद आर्य आए ना, उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल कितना, 1500 से 1000 के इस बिफोर क्राइस्ट को मानते हैं, है ना, बीसी ऋग वैदिक काल। उसके बाद 1000 से 600 के बीच क्या मानते हैं, उत्तर वैदिक काल, ठीक है। तो आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था, अफ्रीका माइनर से एशिया माइनर, तो यही एशिया माइनर से आए थे। ये एशिया माइनर कहाँ पड़ता है, ये मध्य, हम लोग बोलते हैं ना मध्य एशिया, मिडिल ईस्ट वाला। जैसे आपको क्या, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तुर्की, अनातोलिया का पठार, तो वहीं पे एशिया माइनर का खोज किया गया था सबसे पहले। और आर्यों के बारे में बोला जाता है कि आर्य जो भारत आगमन किए थे, कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। वहीं पे एक अभिलेख मिला था एशिया माइनर, जिसको बोगाज का अभिलेख कहते हैं, ठीक है। और इसी क्या बोलते हैं, एशिया माइनर अभिलेख से ही 4 देवता के बारे में पता चलता है। वो देवता कौन थे, आपका इंद्र थे, वरुण थे, है ना, मित्र थे, उसके बाद नास्ते थे, ठीक है ना। तो ये सब देवता थे, इसी के बारे में पता चलता है, ठीक है। तो आर्यों के मूल निवास स्थान कहाँ पे हो जाएगा, एशिया माइनर हो जाएगा। चलिए, आर्यों का उत्तर वैदिक काल कहेगा तो कितना कहिएगा, तो 1000 से 600, और ऋग वैदिक काल कहेगा तो 15 से 1000, ठीक है। अच्छा, ये पिक्चर है, ये देखिए, इस पिक्चर को देख लीजिए। जो आर्य लोग आए थे बेचारे, कहाँ से आए थे, बहुत परेशानी हुए थे। ये लोग सबसे ज्यादा क्या चीज पसंद करते थे, आर्य को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, ठीक है। हिटलर भी कहते थे कि ये आर्य तो जर्मन मूल के थे, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे अलग अलग मानना, अलग अलग आदमी का मानना है कि आर्य लोग, कोई कहते हैं कि भारत के थे, कोई कहते हैं मध्य एशिया के थे, कोई कहते हैं जर्मनी के थे, कोई कहते हैं आर्कटिक के थे। तो अलग अलग लोग का मानना है, बट इतना हम लोग को जानना है, जो अभिलेख से पता चला है, एशिया माइनर अभिलेख जो मध्य एशिया कहते हैं, वहां से पता चला है कि आर्य जो मध्य एशिया से आए थे, ठीक है, एशिया माइनर से पता चला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है। अच्छा देखिए, ग्रैंड ओल्ड मैन, इसको तो जान ही लीजिए। ग्रैंड ओल्ड मैन को दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन कहते हैं। अब दादा भाई नौरोजी के बारे में जान लीजिए। दादा भाई नौरोजी का जो है, ये कहाँ के थे, ये मुंबई के थे। कहाँ के थे, ये मुंबई के थे।
ठीक है, ये मुंबई के थे, इसका जन्म जो है मुंबई में होता है। और ये इसके बारे में ये थोड़ा जानिए, ये कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहते हैं। ठीक है, और दादा भाई नौरोजी जी एक पत्रिका चलाए थे राष्ट्रगुप्तुर। दादा भाई नौरोजी जी का एक सोसाइटी था जिसका नाम रखा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। दादा भाई नौरोजी सबसे पहले जो है ब्रिटिश में हाउस ऑफ कॉमन्स में चुनाव जीतने वाले थे। दादा भाई नौरोजी लिबरल उदारवादी पार्टी से जीते थे, लेबर पार्टी नहीं बोलिएगा, उदारवादी 1992 में फंसवरी से जीते थे। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। और ये कहेगा कि सबसे पहली बार चुनाव किसने लड़ा था भारतीय, तो क्या कहिएगा, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ठीक है, वह जो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, कांग्रेस का स्थापना कब होता है, इसका स्थापना होता है 28 दिसंबर 1985 को। कहां पे होता है, सबसे 1885 को होता है पहला, इसका जो पहला अधिवेशन कहां होता है, मुंबई में। मुंबई में कहां, मुंबई में होता है आपका गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। ठीक है, तो वहीं पे होता है। और पहला अध्यक्ष है डब्ल्यू.सी. बनर्जी, और वो पहली बार ब्रिटिश में चुनाव लड़ने वाले थे। वो 2 बार लड़े थे बट वो दोनों बार हार गए थे। और दादा भाई नौरोजी 1992 में पहली बार जीते थे, इसको तो याद ही रखिएगा। दादा भाई नौरोजी ड्रेन छोड़ी दिया था। ठीक है, ड्रेन छोड़ी सबसे पहली बार कि कैसे भारत से धन जो है ब्रिटिश लोग लेके जा रहे हैं। ठीक है, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल, इसका जो है एक बुक था, उसी में 1901 में इसके बारे में बताया था। ठीक है, ड्रेन छोड़ी दिया था। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का स्थापना किया था। 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कब थे, 1986 में, 1886 में, 1893 में और 1906 में। इसके बारे में इतना तो जान जाइएगा। और ये जो है दादा भाई नौरोजी नरम दल के नेता थे, गरम दल के नहीं थे। किसके थे, नरम दल के थे। तो समझ गए, फिंसबरी से 1992 में पहली बार हाउस ऑफ कॉमन्स से चुनाव लड़ने वाले थे। ठीक है, उसके बाद ये मुंबई में इसका क्या हुआ, जन्म हुआ। ठीक है, पैदा जन्म वहीं पे हुआ, मुंबई में हुआ। ठीक है, ये ड्रेन थ्योरी दिए थे, राष्ट्रगुप्तुर इसका पत्रिका था। ठीक है, 1901 में जो है इसका जो किताब बोले थे आपको, क्या ड्रेन थ्योरी किस में दिया था, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल में दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलता है। ये सब चीज थोड़ा सा जान के चलिएगा। देखिए दादा भाई नौरोजी, रविन्द्रनाथ टैगोर तो आप लोग जानते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर हमारे जनगण मन के दाता थे, है ना। जनगण मन जो है एशिया में सबसे पहली बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले यही थे, 1913 में मिला था। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर। महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। उसके बाद जस्टिस M.G. रानाडे, ये भी नरम दल के नेता थे। ठीक है, जस्टिस रानाडे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पूछ रहा है, तो आप लोग जानते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, 1930 से शुरू हुआ था। और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था किस रूप में, नमक कर के रूप में। दांडी मार्च हुआ था कब, 12 मार्च से शुरू होता है। 12 मार्च कब होता है, 12 मार्च 1930 से शुरू होता है। और ये 6 अप्रैल 1930 में खत्म होता है। फिर जैसे ही साबरमती आश्रम दांडी पहुंचता है तो वहां से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है। तो पूछ रहा है क्या, क्वेश्चन क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन किस तारीख को बोले थे, 12 मार्च से शुरू होता है, 6 अप्रैल को खत्म होता है। कितना, 241 मील। कितना चले थे, 241 मील। कितने अनुयायी थे, 79। ये सब याद रखिएगा कि 79 आदमी द्वारा, 79 साबरमती आश्रम से। ठीक है, कितना मील चला था, 200 कितना चला था, 241 मील। ठीक है, चला था। ठीक है, कहां से चला था, साबरमती से। ठीक है, साबरमती से कहां जाएंगे, दांडी। ठीक है, दांडी कुछ किए थे समझ। और ये यहाँ पे दांडी क्या तारीख को पहुंचे थे, ये पहुंचे थे 6 अप्रैल को। ठीक है, 6 अप्रैल को पहुंचे थे। और 6 अप्रैल से ही क्या, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसकी शुरुआत गांधी जी के चंपारण यात्रा, तो चंपारण यात्रा 1917 में हुआ है, आप लोग जानते हैं। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह हुआ था। गांधी इरविन समझौता के तहत कांग्रेस को अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करना। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च को हुआ था, 5 मार्च 1931 को हुआ था। ठीक है, ये बात सही है। ब्रिटिश सरकार में शुरू से ही आंदोलन के प्रति नफरत था, इसको तो उससे कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, आंदोलन के दौरान कोई भी हिंसा नहीं हुआ, ये भी बात नहीं पूछ रहा है। ये क्या पूछ रहा है, कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो सही पूछ रहा है तो गांधी इरविन समझौता। देखिए, जैसे हम लोग का 1930 में शुरू हुआ, उसके बाद बहुत ज्यादा विरोध हुआ, राउंड टेबल चल रहा था कहाँ पे, लंदन में। तो वहां पे कांग्रेस को जाने के लिए समझौता किया था। ठीक है, गांधी इरविन समझौता, जिसमें गांधी का 11 सूत्री मांग था। उसी मांग को मांग करके देखिए, यहाँ पे कुछ हम आपको इसमें लिख के भी रखे थे। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, आप लोग देख सकते हैं। देखिए, गांधी इरविन समझौता हुआ है। और ये समझौता कब हुआ था, ये 5 मार्च को हुआ था। ठीक है, 5 मार्च को हुआ, ये 1931 को हुआ है। ठीक है, 1931 को हुआ था। गांधी इरविन समझौता का मुख्य बात था, दांडी मार्च में राजनीतिक बंदी है, जितना भी राजनीतिक बंदी किया था सबको छोड़ना है। भारतीयों को फिर से, है ना, फिर से मिला नमक
बनाने का, मतलब नमक बनाने के लिए जो उसको कर लगा के रखा था, जो भारतीय नहीं बना सकते थे, वो बात भी रखा था। आंदोलन के दौरान हुए त्याग पत्र, जितने भी लोग त्याग पत्र दिए थे उसको अस्वीकार कीजिए, और आंदोलन में जब्त की गई संपत्ति को क्या कीजिए, सबको लौटाना पड़ेगा। उसके बाद जाके फिर गांधी जी कहाँ जाते, हाँ, होम रूल में जाते, मतलब राउंड टेबल में जाते, ठीक है, जो गोलमेज सम्मेलन चल रहा था। और वो गोलमेज सम्मेलन क्यों चल रहा था, जो 1935 का अधिनियम जो आया था, उसी का 1919 के अधिनियम का से वो करके, और 1935 में जो आने वाला था भारत में शासन, उसी का समीक्षा करने के लिए, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर किस देवता को, तो इंद्र के स्थान पर कौन आ गए थे उत्तर, अभी वैदिक काल के बारे में आप लोग को बताए थे। वैदिक काल दो धर्म है ना, एक उत्तर वैदिक काल, एक ऋग वैदिक काल। ऋग वैदिक काल कितना से 15 ईसा पूर्व से, है ना, 15 से ईसा पूर्व से कितना 1000 तक, क्या ये हो गया ऋग वैदिक काल, ठीक है। और उत्तर वैदिक काल कितना 1000 से कितना 600 याद रखिएगा, 1000 से 600 ऋग वैदिक, उत्तर वैदिक काल, और ऋग वैदिक काल 1500 से। क्या बोलता, किस देवता को मिला था, तो कौन हो जाएगा ये, प्रजापति। इंद्र की जगह में कौन हो जाएंगे, प्रजापति हो जाएंगे, ठीक है। चलिए इसको तो याद ही रखिएगा, ये बात बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, अभी आपको बोले थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब, 28 दिसंबर 1885 को। कहाँ पे, गोकुलदास तेजपाल भवन संस्कृत कॉलेज, वहां पे, अरे महाराष्ट्र में, मुंबई में, ठीक है। पहले होने वाला था कहाँ, पुणे में, मगर पुणे में क्या हुआ था, प्लेग आ गया था, इसी वजह से पुणे में नहीं हो पाया था, और ये आपका मुंबई में हुआ है। तो पहले कौन थे, WC बनर्जी, जो हाउस ऑफ कॉमन्स में चुनाव लड़ने वाले पहले थे, बट वो क्या गए, हार गए थे, ठीक है, याद रखिएगा। और देखिए ओ होम क्या थे, सचिव थे, और कब तक, 1905 तक बने हुए रहे। दादा भाई नौरोजी 1986 में थे, अभी आपको बताएं 1986 में भी थे, ठीक है। फिर कब हो गए, सॉरी 1800 होगा ना, 1900, देखिए 18 को 1900 बोल देते हैं तो आप लोग घबराइएगा नहीं तो कहिएगा कि सर उल्टा पुल्टा पढ़ाते हैं। 1893 हो जाएगा, फिर 1900 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि देखिए बहुत सारा चीज बताना होता है जल्दी जल्दी में, ठीक है, बहुत सारा सेट है, तो हम जल्दी जल्दी करने का कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा चीज आप लोग तक पहुंचाया जा सके। एओ होम के सचिव बता दिए, गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ठीक है। उसके बाद WC बनर्जी, ये आपका आंसर हो जाएगा, यही थे 1885 में। 1885 में कौन थे, यही थे WC बनर्जी अध्यक्ष थे, ठीक है। चलिए जितना बोलिएगा उतना कम पड़ जाएगा, बहुत कम समय में वीडियो, ज्यादा बड़ा वीडियो हो जाता है, जिससे आप लोग नहीं देखते हैं, इसी वजह से कम समय में ज्यादा से ज्यादा बोलने का प्रयास करता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप में सुमेलित नहीं है, देखिए सही रूप में बोलता है कि सुमेलित नहीं है, तो आला दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी बनवाया था, बात सही है ये, ठीक है। जमायत खाना मस्जिद बलबन, ये बात गलत है। जमायत खाना मस्जिद कौन बनाया था, अलाउद्दीन खिलजी का बेटा खिज्र खां, ठीक है। कौन बनाया था, खिज्र खां। बलबन कौन, ये लाल भवन बनवाया था, ये याद रखिएगा, लाल भवन बनवाया था, ठीक है। जिले इलाही का उपाधि धारण किया था बलबन, ठीक है, सल्तनत काल में था, गुलाम वंश का शासक था। कुतुब मीनार इल्तुतमिश, देखिए कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था, मगर इल्तुतमिश भी बनवाया था। 3 आदमी आता है, कुतुब मीनार को स्थापना किया था कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर इल्तुतमिश उसमें सहयोग किया, फिर उसके बाद फिरोज शाह तुगलक सबसे टॉप वाला मंजिल बनाया था। इसकी इसी वजह से ये भी सही हो जाएगा, ठीक है, ये भी सही हो जाएगा। उसके बाद क्या है, हिसार, फिरोज शाह तुगलक, ये भी सही हो जाएगा। तो गलत क्या है, जमायत खाना मस्जिद। जमायत खाना मस्जिद किसने बनाया था, खिज्र खां ने बनाया था। किसने बनाया था, खिज्र खां ने बनाया था, ठीक है, ये याद रखिएगा, खिज्र खां। खिज्र खां कौन था, तो अलाउद्दीन खिलजी का बेटा था। अलाउद्दीन खिलजी कौन थे, तो जलालुद्दीन खिलजी का दामाद था। जलालुद्दीन खिलजी कौन था, जलालुद्दीन खिलजी जो है ये आपका खिलजी वंश का संस्थापक था। तो खिलजी वंश, थोड़ा सा गुलाम वंश, सल्तनत काल को पहले जान लीजिए, पहले गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश, सैयद वंश, उसके बाद लोधी वंश, उसके बाद फिर गुलाम वंश का, सॉरी मुगल वंश का स्थापना होता है 1526 में, पानीपत का पहला लड़ाई। देखिए हम बहुत स्पीड में बोल रहे हैं, घबराना डरना नहीं है, रिवीजन कीजिए, रिवीजन सीरीज समझ करके, फिर हम आप लोग को इसको डिटेल अच्छा से बताते चलेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा कांग्रेस वास्तव में बिना हथियार के गिरे युद्ध में खड़ी है। देखिए कांग्रेस का स्थापना 1885 में होता है, 1885 में कांग्रेस के पास कुछ नहीं, अलग अलग लोग अलग अलग धारणा दिया। कोई बोला कि कांग्रेस जो है कोई परिचालक गोपाल कृष्ण गोखले अलग दिए, बाल गंगाधर तिलक भी अलग बात बोले कि ठीक है क्षमा याचना मांगने वाली समिति है, उसके लाला लाजपत राय वो अलग बात बोले, ठीक है। तो ये जो है कांग्रेस के बारे में बिना हथियार के गिरे युद्ध में खड़ा है, ये बात बोला था सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां कौन था, तो जान लीजिए, सर सैयद अहमद खां धार्मिक एवं सामाजिक आंदोलन सुधारक थे, ठीक है, मुस्लिम के रिफॉर्मर के रूप में जाना जाता है। अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना 1875 में करते हैं, ठीक है। लॉर्ड डफरिन 1885 इसी के काल में कांग्रेस का स्थापना हुआ था, याद रखिएगा। लॉर्ड कर्जन 1905 में इसी के काल में बंगाल विभाजन हुआ था। एम ए जिन्ना तो आप लोग जानते ही हैं, पाकिस्तान के निर्माता, ठीक है। एम ए जिन्ना, पाकिस्तान शब्द नहीं, पाकिस्तान शब्द दिया था। पाकिस्तान शब्द के दाता कौन थे, चौधरी रहमत अली थे, ठीक है। पाकिस्तान का मांग सबसे पहले कब किया गया था,
1940 में, ठीक है। बांटो और छोड़ो का नारा कब दिया गया? 1943 में कराची अधिवेशन में। और पाकिस्तान अंततः बना कब? तो क्या कहिएगा, जैसे हम लोग आजाद हुए, आजादी के साथ साथ हम लोग विभाजन भी देख लिए, ठीक है। तो ये देखिएगा, तो हम लोग 15 अगस्त 1947 को आजाद हुए, वो लोग को 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अलग। कहेगा कि पाकिस्तान को किस योजना के तहत बनाया गया? तो माउंटबेटन योजना, याद रखिएगा, 3 जून 1947 को आया था। कभी भी कैबिनेट मिशन नहीं लगाइएगा, बहुत बार कैबिनेट मिशन आपको ऑप्शन देगा बट नहीं लगाना है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इस युद्ध में हार के बाद नेपोलियन को सेंट हेलेना द्वीप पर निर्वास कर दिया। देखिए नेपोलियन के बारे में जानते हैं ना, पूरा यूरोप में एक अपना ही वर्चस्व पैदा कर दिया था 1800, अंतिम 1800 और 1900 के शुरुआत में। तो यही बोल रहा है कि नेपोलियन को सेंट हेलेना द्वीप में, देखिए सेंट हेलेना द्वीप क्या है आपको पता है, ये दक्षिण अफ्रीका है, ठीक है। यहाँ पे लाल सागर है, ये भूमध्य सागर है, ये अटलांटिक सागर है, और इधर प्रशांत महासागर है, इधर हिंद महासागर है, ठीक है। तो यहीं पे यही है सेंट हेलेना द्वीप, ये सेंट हेलेना द्वीप। वाटरलू का युद्ध 1915 में हुआ था, ठीक है। 1915 में वाटरलू का युद्ध हुआ था, इसी युद्ध में ला करके सेंट हेलेना द्वीप में रख दिया था उसको, और यहीं पे उसका मृत्यु हो जाता था। क्या हो जाएगा? वाटरलू का युद्ध हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, ये उत्तरी अटलांटिक, दक्षिणी अटलांटिक, अफ्रीका, यूरोप, इधर हमारा एशिया है, ठीक है। तो ये बात आपको जानना है। और यही जो है ये मध्य अटलांटिक कटक है, ठीक है। याद रखिएगा, ऐसा आकार के ये है, ठीक है। यहाँ पे टेलीग्राफ का पठार है, ये सारा चीज है। चलिए, मानव शरीर में के सबसे बड़ी कोशिका, देखिए मानव शरीर का सबसे बड़ा कोशिका तांत्रिका कोशिका होता है, आप लोग जानते हैं ना। कभी ये एक ऐसा सेल है ना, ये बनता है ना, ये मतलब नया सेल का निर्माण नहीं करता, और सबसे बड़ी कोशिका सेल होता है ये कौन? तांत्रिका कोशिका होता है। मांसपेशी कोशिका तो कोई मतलब नहीं है। यकृत कोशिका, यकृत का वेट कितना होता है ये सब जान के लिखिए, 1.5 से 2 kg होता है, ठीक है। और विकृत का मतलब किडनी का वजन कितना है? 140 ग्राम होता है, ये सब याद रखिएगा, ठीक है। ये क्या किडनी, हम लोग का जो ब्लड है उसको छानने का काम करता है, डायलिसिस करता है, किडनी करता है, यकृत से बहुत सारे एंजाइम निकलता है, ठीक है। ये जैसे हम लोग का पितरस होता है ना, पितरस निकलता है, यूरिया, ये सारा चीज का निर्माण कहाँ? यकृत में होता है। मांसपेशी कोशिका मांसपेशी बनाता है, और तांत्रिका कोशिका जो हम लोग का नर्वस सिस्टम है, न्यूरॉन सब वाला, ये सारा तांत्रिका कोशिका है, जो सबसे बड़ी कोशिका होता है। अगर इसको कुछ हो गया तो आदमी खत्म, खेल खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए, वायुजनित रोग है, वायुजनित रोग समझते हैं ना, जो वायु से फैलता है। तो स्प्रेड क्या है? तपेदिक है, डिप्थीरिया है, निमोनिया है। तो डिप्थोरिया किस है? कैरोनीबैक्टीरियम डिप्थोरिया। निमोनिया जो है कौन सा बैक्टीरिया से होता है? क्लस्ट्रोडियम टेटनी नहीं, इसका निमोनिया होता है। निमोनिया बीमारी जो होता है कौन सा जीवाणु से होता है? डिप्लोकोकस निमोनी से होता है, ठीक है। ये डिप्लोकोकस निमोनी और डिप्थीरिया क्लस्ट्रोडियम डिप्थेरी से होता है। तपेदिक ये सारा क्या हो जाएगा? वायुजनित रोग है, ठीक है। ये सेपरेट फैलता है, इसको याद रखिएगा। ये ठीक है, ये जो है ये जीवाणुजनित रोग है, ठीक है। डिप्थेरिया, निमोनिया, तपेदिक, समझ गए। डीपीटी आप लोग का नाम सुने होइएगा, है ना। पट्टुसिस, काला भाई, डिप्थेरिया पट्टुसिस को काली खांसी कहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। आपके नाखून और बाल और त्वचा समान पदार्थ से बने होते हैं, ये जानवरों के खूड़ों में भी हैं। ये एक प्रोटीन है जिसको क्या, देखिए जो भी चीज कैरोटीन, बाल जो भी बना होता है ये सब किस कैरोटीन का बना होता है, ये याद रखिएगा। ये क्या आंसर हो जाएगा? कैरोटीन। बाल है, नाखून है, जो भी है सब कैरोटीन का बना होता है। फिर कहेंगे, आपको कहेगा कि गाजर का रंग पीलापन होता है, तो वो भी क्या होता है? कैरोटीन के ही कारण होता है। टमाटर का रंग जो है लाल होता है, किसके कारण? लाइकोपिन के कारण होता है। तो ये सब चीज थोड़ा जान लीजिए। चुकंदर का बीटाडीन होता है, ये सब थोड़ा सा जान लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य के में अवक्षेपी अंग का उदाहरण है? देखिए अवक्षेपी अंग का मतलब ऐसा अंग जो पहले से नहीं था, बाद में हो जाता है, और फिर वो खत्म भी हो सकता है उसका इलाज करके। तो जेबड़ा तो हम लोग का नहीं रहेगा, तो दांतें बर्बाद हो जाएगा। कान की मांसपेशियां, उसके बाद रत्नक, मतलब दांत होता है, रत्नक होता है ना, जैसे इंसीजर, केनाइन, मोलर, प्रीमोलर रहता है। उसके बाद ह्यूमेरस किसको कहते हैं? ये हाथ वाला हड्डी को कहते हैं, ठीक है। ये रेडियस अल्ना है, ये ह्यूमेरस है, इसी को ह्यूमेरस कहते हैं। तो ये कौन सा हो जाएगा? कान की मांसपेशी। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि अपेंडिक्स हो गया, ठीक है। ये सब क्या है? ये सब है अवक्षेपी अंग होता है। तो कान की मांसपेशियां भी क्या है? अवक्षेपी अंग है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। किसके संचय के कारण मांसपेशियों में थकान होता है? मांसपेशियों में थकान होता है ना, हम लोग चलते हैं, ज्यादा परेशान होते हैं, सो जाते हैं, काम करते हैं, तो लैक्टिक एसिड आता है। क्यों एसिड? लैक्टिक एसिड कहिएगा। क्या कहिएगा? मांसपेशियों में थकान होने का कारण क्या है? लैक्टिक एसिड, याद रखिएगा, ठीक है। लैक्टिक एसिड के कारण मांसपेशियों में थकान होता है। चलिए आइए, जीवित सरल उत्तक जो पौधे को बढ़ते भागों में सहारा प्रदान करता है। देखिए ये क्या हो जाएगा आपका? पेरेनिकमा, स्केलेटमा, पेरेनिकमा होता है ना, आप लोग पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? ये उत्तक का भाग है। कौन? पादप उत्तक है ये, ठीक है। ये कौन उत्तक है? तो ये आंसर क्या हो जाएगा? पेरेनिकमा हो जाएगा, जो किसके लिए काम बढ़ने में काम देता है, मदद करता है। किसको? जीवित सरल उत्तक जो पौधे को बढ़ते भागों को सहारा प्रदान करता है, वो कौन हो जाएगा? पेरेनिकमा हो जाएगा। पादप कोशिकाओं में तीक्ष्णता और कठोरता किसके द्वारा प्रदान की जाती है? देखिए पादप कोशिका में तीक्ष्णता और क्या बोलता है? तीक्ष्णता
एक पढ़ने लीजिए। तीक्ष्णता और कठोरता किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी का उपकरण या कोशिका रस या भरी रिक्तियां। तो क्या हो जाएगा? यही हो, इसी को कहते हैं डी नंबर हो जाएगा। कोशिका रस या भरी रिक्तिका ही होता है जो कठोर ये तीक्ष्णता पैदा करता है। ठीक है, तीक्ष्णता पैदा करेगा कौन? कोशिका रस या राजधानी इसको कहते हैं, जो भी कह लीजिए। ठीक है, आइए निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक पौधे के तने को घेरा बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है? पौधे का जो तना जो घेरा बढ़ेगा तो किसके लिए? पार्श्व विभाज्य उत्तक होगा। ठीक है ना, ये वाला उत्तक होगा। देखिए इस सबको बढ़ा टाइम लेके बताएंगे तभी समझिएगा, बट अभी समय नहीं है तो थोड़ा सा जान लीजिए कि यहाँ पे लिखी रहे ना कि पौधे का तने का घेरा को बढ़ाने के लिए। तो विभाज्य उत्तक, कोई भी विभाज्य ज्यादा करेगा, बड़ा करेगा तब ना बड़ा होगा, तो विभाज्य उत्तक हो जाएगा। थोड़ा साइकोलॉजी लगाइएगा तो क्वेश्चन का आंसर मार सकते हैं। समुद्र के पानी से नमक को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? देखिए क्या बोलता है, समुद्र से पानी, समुद्र का पानी जानते हैं नमकीन रहता है, सोडियम क्लोराइड रहता है। तो पानी को अगर नमक से हम अलग कर देंगे तो वो कौन सा क्रिया होगा? वाष्पीकरण का क्रिया होगा। यहाँ तक तो जानते हैं, मगर हमको क्या करेंगे? शुद्ध नमक निकालेंगे। शुद्ध नमक अगर निकालना है तो क्या करेंगे? क्रिस्टलीकरण करेंगे। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए और सी दोनों हो जाएगा। याद रहेगा, पानी अगर नमक में से पानी को निकाल वापस करना है तो क्या हो जाएगा? वाष्पीकरण। अगर नमक को शुद्ध करना है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड है ना, अगर उसको शुद्ध करना है तो क्रिस्टलीकरण का क्या करते हैं? प्रक्रिया करते हैं, तब जाके नमक शुद्ध होता है और हम लोग फिर उसको क्या करते हैं? खाते हैं। इसी को हम लोग टेबल साल्ट भी कहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक न्यूट्रॉन होता है? तो न्यूट्रॉन के बारे में जानते हैं आप लोग? नहीं जानते हैं? देखिए इलेक्ट्रॉनिक होता है ना, देखिए क्रमांक संख्या होता है। क्रमांक संख्या एक होता है कि क्रमांक संख्या है, ठीक है, क्रमांक संख्या है। परमाणु क्रमांक संख्या बोलते हैं ना, परमाणु क्रमांक संख्या होता है। उसके बाद द्रव्यमान संख्या होता है। ठीक है, तो द्रव्यमान संख्या यानी मास माइनस एटॉमिक नंबर, अगर इसको माइनस करेंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा? मेरा निकल जाएगा पर ये क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से सबसे अधिक न्यूट्रॉन, तो हमारा क्या निकल रहा है? न्यूट्रॉन का संख्या निकल जाएगा। तो आप देख लीजिए ऊपर में क्या रहता है, आप लोग जानते हो ऊपर में द्रव्यमान रहता है, नीचे में एटॉमिक नंबर रहता है, नहीं ना, परमाणु क्रमांक रहता है। तो उसको घटा दीजिएगा, जो आंसर आएगा वही आंसर आएगा। तो घटा के देख लीजिए, 26 में से 59 चला गया तो कितना हो गया? देखिए शुरू से कीजिए, हम तो देखे भी, ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा? 5 से 2 चला गया तो 3, इसका 33 होगा। चलिए करते चलिए, इधर कितना हो जाएगा? 61 से 29 चला गया तो कितना हो जाएगा? 29, 11 से 9 गया 2, इधर कितना हो गया? 5 में से 2 गया, 5 में से 2 गया था 3, इधर कितना हो जाएगा? 32। ठीक है, इधर आइए, 61 में से 30 चला गया तो कितना हो जाएगा? 61 में से 30 चला जाएगा तो 1 का 1 हो जाएगा, 6 3 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 31 हो जाएगा। इधर आइए, 60 में से 30 चला जाएगा तो सबसे अधिक किसका हुआ? 31 हुआ, 32 हुआ, इसी का ए नंबर हो जाएगा। किसका हो जाएगा? 33। तो आप लोग ये जानिए कि न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं? परमाणु द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक, अगर ये कर देंगे तो मेरा न्यूट्रॉन का संख्या निकल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आप लोग को जानना चाहिए। ठीक है, एटॉमिक नंबर को अगर हम मास नंबर से घटा देते तो मेरा न्यूट्रॉन निकल जाता है। बुलेट प्रूफ स्क्रीन गोली अवैध आवरण में निम्नलिखित में से किसको शीशा का प्रयोग किया जाता है? बोलता है कि बुलेट प्रूफ जो सेना का गाड़ी देखें कि नहीं देखें, गाड़ी सब तो चलता है, उसी में जो जाता है बख्तरबंद सब गाड़ी रहता है, उसी में बुलेट प्रूफ का यूज करता है, पॉलीकार्बोनेट का यूज करता है कि कहीं का अगर कहीं चले गए, अगर कोई दुश्मन जो है अटैक करेगा तो वो क्या हो जाएगा? हमला से बच जाएगा। तो इसी वजह से पॉलीकार्बोनेट का यूज करते हैं बुलेट प्रूफ। तो सोडा ग्लास का यूज करते हैं किसमें? धूप के चश्मा में हम लोग कुरुश कांच का करते हैं ना, तो सोडा ग्लास का भी हम लोग करते हैं। सोडा कांच का कहाँ पे करते हैं? धूप के चश्मे तो कुरुश कांच का करते हैं, मगर ये करते हैं प्रयोगशाला के बर्तन बनाने के लिए। और पारस कांच का तो करता है किसमें? पारस कांच का करते हैं ना, पारस कांच का किस में करते हैं? पारस कांच का देख लीजिएगा, पारस कांच का भी करते हैं, ये बल्ब बनाने में यूज करते हैं। ठीक है, पारस कांच का, हाँ बल्ब ही बनाने में यूज करते हैं, देख लीजिएगा। क्या बोलता है? वर्मी कंपोस्ट, ये खाद के बारे में कहता है। वर्मी तो जानते हैं केचुआ को कहते हैं, कंपोस्ट मतलब खाद होता है, जानते हैं कि नहीं? तो केचुआ देखिए ना, गांव घर में अगर आप लोग का घर होगा तो देखिएगा जमीन के अंदर केचुआ सब रहता है, तो उसी का खाद बनाया जाता है, उसको जैविक खाद कहते हैं। ठीक है, तो जैविक खाद तो क्या है? एक जैव उर्वरक है जिसमें रासायनिक उर्वरक नहीं होता है, ये कृत्रिम नहीं है, और इसमें 0% रासायनिक उर्वरक रहता है। जैविक मतलब वर्मी कंपोस्ट मतलब ही होता है जैविक। और भी सिक्किम को पता ही होगा कि सिक्किम जो है जैविक राष्ट्र बन गया, मतलब जैविक राज्य बन गया है, वहाँ पे पूर्णतः जैविक खेती होता है। ठीक है, और भारत सरकार इसमें बहुत ज्यादा जोर भी दे रही है, जिससे मृदा की उर्वरता बना हुआ रहे, मृदा अच्छा से रहे, अच्छा से फसल हो, और किसान को जो है इस रासायनिक खाद पर निर्भर नहीं रहना पड़े। अभी देखिए रासायनिक खाद के लिए नैनो यूरिया लेके आई है सरकार, लाई है ना, सबसे पहले गुजरात कलोल में इसका स्थापना किया था।
पहले जो है क्या नीम कोटेड यूरिया चलता था, अभी सल्फर कोटेड यूरिया गोल्ड वाला लेके आ गए हैं, ठीक है, जिसमें से ज्यादा क्या हो उसमें मिले। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। क्या शब्द है भाई? वनस्पति विज्ञान में पौधा, तो कीट विज्ञान में किसका करेंगे? कीट विज्ञान में किसका? कीड़ा का, सांप का, तो गलत बात है, कीड़ा का करेंगे। सांप का किसमें करते हैं? ऑपियोडोलॉजी में सांप का करते हैं, पक्षी का ऑर्निथोलॉजी में करते हैं, और पौधे का तो आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, कीड़ा का किसमें करते हैं? कीट विज्ञान में कीड़ा का करते हैं, ठीक है, जिसको इंसेक्टोलॉजी कहते हैं। सांप का क्या कहते हैं? ऑपियोडोलॉजी करते हैं। और पक्षी का क्या करते हैं? पक्षी का क्या बोले थे? चलिए, ऑर्निथोलॉजी करते हैं पक्षी का। आप लोग ये सब तो जानते ही होइएगा, नहीं जानिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन आंध्र प्रदेश की नई राजधानी? देखिए, आंध्र प्रदेश के बारे में थोड़ा जान लीजिए, वो इस वजह से ये कई बार राजधानी हम लोग आंध्र प्रदेश पढ़ते हैं कि सबसे पहले भाषा के आधार पर राज्य बनने वाला 1953 में कौन था? आंध्र प्रदेश था। फिर ये आंध्र प्रदेश कब टूटा भाई? 2 जून को टूट गया। 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य बन गया। जब तेलंगाना राज्य बन गया, पहले इसका राजधानी कहाँ था? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का राजधानी हैदराबाद था। जब तेलंगाना टूट गया तो तेलंगाना किसको दे दिया गया? सॉरी, यहाँ तेलंगाना बन गया तो हैदराबाद किसको दिया गया? तेलंगाना को। फिर ये अपना राजधानी अमरावती रखा। फिर अमरावती से कैंसिल करके अभी कहाँ पर बनाने वाला है? विशाखापट्टनम में बनाने वाला है। तो ये बात याद रखिएगा, ठीक है। सबसे पहले उसका राजधानी कर्नूल था, कर्नूल से फिर हैदराबाद बनाया, हैदराबाद जब फिर तेलंगाना कट गया 2 जून 2014 में, तब फिर कहाँ बनाने वाला था? अमरावती बनाने वाला था। अमरावती से अब फिर कैंसिल करके विशाखापट्टनम कर दिया है। तो सबसे पहले भाषा आधारित राज्य बनाने वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा, कब बना था? 1953 में, ठीक है। चलिए, कहेगा कि तेलंगाना राज्य जो है कब बना था? 2 जून 2014 को। एकदम याद रखिएगा, सब जबान में होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ आप लोग का हम रिवीजन करा रहे हैं। बिहार सरकार में गरीबी घटाने के लिए कौन सी योजना लागू की गई? तो गरीबी लाडली बहना योजना एमपी सरकार चला रही है, आप लोग को पता है, एमपी सरकार का ये, ठीक है। जीविका मिशन हम लोग चला रहे हैं, बिहार उद्यमी योजना। अभी गरीबी हटाने के लिए हम लोग ये तो कर ही रहे हैं, जीविका योजना चला रहे हैं, बिहार उद्यमी योजना इसको भी चला रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जीविका तो सबके लिए, गरीबी नहीं है, ये पोषण स्तर को बढ़ाने के लिए हो जाएगा, ये हो जाएगा बिहार उद्यमी योजना हो जाएगा, यानी सी नंबर, ठीक है, देख लीजिएगा। चलिए, बिहार, ये क्या है? किस भारतीय निशानेबाज ने ISSF राइफल पिस्टल विश्व कप 2023 में 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है? तो अभी भोपाल में हाल फिलहाल में जो हुआ, MP में हुआ था, और ये कौन सी था? सरबजोत सिंह सद्धू जीता है। पूरा नाम नहीं लिखा गया है, सद्धू नाम होता है इसका। तो 10 मीटर एयर राइफल जीता है, ठीक है, याद रखिएगा ये। चलिए, वरुण तोमर भी जीते थे, ये भी जीते, पहले जीते हैं। 74वें गणतंत्र दिवस में परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार? तो गणतंत्र दिवस जो इस बार हुआ था 26 जनवरी 2023 को, ठीक है, तो ये किसको दिया गया था? उत्तराखंड को दिया गया था। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। 74वें गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं? 26 जनवरी को मनाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। हम लोग कब से गणतंत्र हुए हैं? 26 जनवरी 1950 को हुए गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब क्या है? कि कोई भी हेड ऑफ द स्टेट होगा वो क्या होगा? निर्वाचित नहीं होगा, सॉरी, मतलब अनुवांशिक नहीं होगा, यानी वो निर्वाचित होगा, ठीक है। इसी को गणतंत्र कहते हैं। स्वतंत्र से भी ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है गणतंत्र होना, ठीक है। गणतंत्र का कई बड़ी भाषा है, जब समय मिलेगा तो बताएंगे। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार नरेंद्र कपानी ने किया था। नरेंद्र कपानी, देखिए नरेंद्र कपानी यही है आपका। ऑप्टिकल फाइबर जानते हैं कि नहीं? बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क जो यूज करते हैं वाईफाई, वही ऑप्टिकल फाइबर होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। उसी का खोज किया था कौन? नरेंद्र कपानी किया था, याद रखिए एकदम। ऑप्टिकल फाइबर बहुत पूछता है कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पे काम करता है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। ओलंपिक ज्वाला किसका प्रतीक है? देखिए, ओलंपिक ज्वाला तो आप लोग को पता ही है, नीदरलैंड जो ओलंपिक हुआ था 1928 में, ठीक है, तो तभी से 1928 में, यानी 7वां ओलंपिक। देखिए, आधुनिक ओलंपिक का हम इसको थोड़ा सा बता देते हैं, समय लगेगा बट थोड़ा सा जान लीजिए भाई, कितना भागा भागी करा जाए। देखिए, ओलंपिक का ज्वाला जो है, देखिए आधुनिक ओलंपिक का स्थापना होता है आपका 1896 से, ठीक है। यहीं पे कहेगा कि आपको प्राचीन ओलंपिक 776 BC की बात हो रहा है, ठीक है। और ये यूनान ओलंपिक शब्द कहाँ से आया? ये जो है ओलंपिया पर्वत नाम से यूनान में पर्वत है, उसी के नाम पे जो है बहुत पुराने, मतलब प्राचीन काल में जो खेल करा जाता था 776 BC में, तो वो फिर आधुनिक ओलंपिक का स्थापना हुआ 1896 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय जो है लुसाने में है, ओलंपिक का, ठीक है। और ये ओलंपिक ज्वाला जो है ये प्रतिनिधित्व करता पुराना और नया, ये दोनों को। कहेगा कि आपको मसाल कौन सा ओलंपिक में यूज किया? तो एम्स्टर्डम ओलंपिक में, कब? 1928 में, ठीक है। तो ये क्या हो गया? देखिए, जीत, पूर्णता, ताकत, गलत बात है। प्राचीन और आधुनिक खेलों का बीच निरंतरता, दुनिया में विभिन्न देश राष्ट्र के बीच गलत बात है, ये हो जाएगा, ठीक है। आपको बोले ना 776 और 1896 के बीच की क्या करता है? आधुनिक निरंतरता को बताता है, ठीक है। ओलंपिक कहेगा कि कौन सा ओलंपिक मसाल कौन सा ओलंपिक में शामिल किया गया था? क्या कहिएगा? नीदरलैंड एम्स्टर्डम ओलंपिक में शामिल किया गया था। कब किया गया था? 1928 को। आधुनिक ओलंपिक कब से शुरू हुआ है? 1896 से, ठीक है। चलिए
निम्नलिखित में से कौन एक उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश? देखिए पहली महिला मुख्य न्यायाधीश यही है, इसका नाम लीला सेठ है, जान जाइए। यही जो है इसको जो है सबसे पहले हिमाचल प्रदेश का जो उच्च न्यायालय था उसी का जो है मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। हिमाचल प्रदेश 1971 में अलग राज्य का दर्जा मिलता है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो यही है लीला सेठ, समझे। और ये सबसे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला जज बनने वाली थी। आपको ऐसे कहेगा कि सुप्रीम कोर्ट का सबसे पहले मुख्य जज बनने वाली तो कौन थी? बीबी फातिमा थी। याद रखिएगा ये सब चीज एकदम। अन्ना चंडी सत्र न्यायाधीश थी, ठीक है, पहला सत्र न्यायाधीश कहेगा तो अन्ना चंडी, मुख्य न्यायाधीश बनने वाला लीला सेठ। और आपको कहेगा कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जज बनने वाली कौन हो जाएगा? बीबी फातिमा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। लीला सेठ को देख लेना, कहेगा कि कौन सा उच्च न्यायालय का था तो क्या कहिएगा? कहिएगा कि हिमाचल प्रदेश का, ठीक है। और दिल्ली उच्च न्यायालय का भी प्रथम जज बनने वाली थी ये, ठीक है। और इसको जो है ना, और इसको एक नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, इसको बोलते हैं मदर इन लॉ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मदर इन लॉ कहेगा कि किसको कहते हैं तो क्या कहिएगा? लीला सेठ को, ठीक है। आपको नया नया इंफॉर्मेशन हम देते रहेंगे इस टाइप का, कभी आप लोग नहीं सुने होइएगा ये बात। चलिए नेक्स्ट करते हैं। निम्नलिखित में से, अच्छा मदर इन लॉ इसको बोलते हैं ना। और ये जो है मैडम भिकाजी को, कामा को भी क्या कहते हैं आप लोग कमेंट में लिख करके बताइए। निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करता नहीं है? देखिए भारत रत्न 1819 का रत्न, ठीक है, 1954 से दिया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो कब तक कितने आदमी को ये मिल चुका है तो देखिए ये आपके पास पूरा लिस्ट है। तो बोलता है कि कब दिया गया है, नहीं दिया गया है, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को दिया गया है, सत्यजीत को दिया गया है, लता मंगेशकर को दिया गया है, राज कपूर को दिया नहीं गया है। आप लोग अगर जो नहीं जानते हैं इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देख लीजिएगा। और इसको तो आप लोग जान ही लीजिएगा कि सबसे पहले सर्वपल्ली राधाकृष्ण को दिया गया था। एकदम जानना बहुत जरूरी है, नहीं जानिएगा एक क्वेश्चन यहाँ से रहता ही रहता है, खासकर बिहार पुलिस के लिए, बिहार पुलिस के नहीं, बिहार पुलिस और दरोगा दोनों के लिए। एक बार आपको जो है पद्म भूषण, पद्म विभूषण और ये भारत रत्न से क्वेश्चन पूछना ही पूछना बनता है। तो इसका शुरुआत कब से हुआ था? 1954 से शुरुआत हुआ था, ठीक है। बच्चों में इंटरनेट सुरक्षा के बारे में जागरूक करने के लिए गूगल ने किस प्रोग्राम को शुरू किया है? तो गूगल ने कौन से प्रोग्राम को शुरू किया है भाई? गूगल सेफ्टी प्रोग्राम है ना, ग्लोबल किड्स सेफ्टी प्रोग्राम, ग्लोबल किड्स प्रोग्राम। तो यही हो जाएगा आपका, कौन हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा ग्लोबल किड्स सेफ्टी प्रोग्राम, ठीक है। गूगल का स्थापना कब होता है? आप लोग बोलिए गूगल। चलिए आइए, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद NSC के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए सुरक्षा परिषद के बारे में क्या रहा ना कि सुरक्षा परिषद ये 3 स्तरीय संगठन है, बात सही है। ये 3 स्तरीय संगठन है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष इसके सदस्य होते हैं, ठीक है, ये भी बात सही है। ये शीर्ष निकाय है जो विशेष रूप से देश में सुरक्षा समस्याओं को देखरेख करता है, ये भी बात सही है। रॉ IB और NSC को रिपोर्ट करता है, गलत बात है, ये बात गलत है। रॉ IB इसको नहीं करता, ये तो खुद सुरक्षा के लिए रॉ IB नहीं करता, ये खुद इसके दूसरे के अंदर काम करता है, इसके NSC के अंदर काम नहीं करता है। रॉ का स्थापना इसको जान लीजिए, इसका जान 1963 में होता है, रॉ का जो है 1968 में होता है, ठीक है, सबका याद रखिएगा, स्थापना पूछता है, ठीक है। रॉ का जो है IB इसका अध्यक्ष सब भी जान लीजिएगा, अभी नया फिलहाल रॉ का बनाया गया है, ठीक है। तो ये सब जानना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में यही सब क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। चलिए आइए, धरातल को सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? देखिए धरातल पर बोलता है कि किस चट्टान का विस्तार सबसे अधिक, धरातल जो हम लोग का बना हुआ है किसका बना हुआ है? अग्नि चट्टान का बना हुआ है, जान लीजिए। धरातल में जो भी चीज है सब अग्नि चट्टान का बना हुआ है, मगर इसका रूपांतरण कायांतरण हो करके अब तो अलग अलग रूप में अगर दिखने तो कहेगा कि धरातल किस चीज का बना हुआ है तो क्या कहिएगा? अग्नि चट्टान का बना हुआ है भाई। मगर कहेगा कि क्या चीज सब चट्टान विस्तार देखा जाता है तो क्या कहिएगा? इसको अवसादी चट्टान कहिएगा, क्योंकि अवसादी चट्टान का मतलब आप लोग जानते हैं अग्नि चट्टान टूट फूट करके जम गया, कोई जमीन के पानी के नीचे जमा, कोई पानी के ऊपर जमा, मगर वही जमा हुआ चीज अभी जितना भी आप लोग देखते हैं पर्वत पहाड़ पठार, ये क्या है? सारा अवसादी चट्टान है, ठीक है। कायांतरित रूपांतरित होकर के फिर दूसरा रूप ले लेता है, तो ये जानना। क्या कहिएगा? मूल शैल, मौलिक चट्टान किसको? अग्नि चट्टान को कहते हैं। मौलिक चट्टान कौन हो जाएगा? अग्नि चट्टान। और इसी अग्नि चट्टान का सारा रूप है अवसादी चट्टान। फिर ये अग्नि चट्टान अवसादी चट्टान का फिर कायांतरित रूपांतरित होता है। तो आप लोग जानते हो सेल को स्लेट से बनते हैं ना, ग्रेनाइट को नीस होता है, आप लोग ये सब जानते हैं, नहीं जानते हैं तो क्वेश्चन आएगा तो बता देंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानव का घर कहा जाता है? देखिए मानव का कहेगा कि सबसे पहले मानव प्रजाति कहाँ पाया? अफ्रीका में। मगर यहीं पे कहेगा कि सभ्यता का पालना किस, मानव सभ्यता का पालना किसे कहते हैं? तो यूरोपीय, किसको कहते हैं? एशिया को कहते हैं, ये जानिएगा। एशिया में टोटल आबादी का कितना 60% आता है एशिया, पता है ना, सबसे बड़ा महादेश है एशिया। तो महाद्वीप में मानव का घर किसको कहा जाता है? एशिया को। मानव जाति का पालना भी कहा जाता है, सभ्यता का पालना भी कहा जाता है। अफ्रीका में सबसे पहले मानव जाति
पाया गया, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप में महारत जाति के बारे में पाया गया। यूरोप का तो इसका कोई इससे कोई संबंध ही नहीं है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी क्षेत्र 10,000 धुआं, जानते हैं ना 10,000 धुआंओं की घाटी के नाम से जाता है? कौन? कटमई। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। 10 आपको पता होगा ये अमेरिका है। देखिए ये थोड़ा सा आपको अमेरिका के बारे में हम बता देते हैं। ये अलास्का है, ठीक है, ये अलास्का है। और ऐसे करके आइएगा तो ये आपका ये देख रहे ना, ये करके अब ऐसे करके आइएगा, गलती हो गया, ये आइएगा ना, ये करके ये आपका अमेरिका, यही है आपका अलास्का, ठीक है। अमेरिका में टोटल 50 प्रांत है। 50 प्रांत में से सबसे बड़ा प्रांत अलास्का ही है, याद रखिएगा। अलास्का प्रांत में यहाँ पे ना 2 पर्वत है, ठीक है। ये आपका ये अलास्का पर्वत है और यहाँ पे है यूकान ये यूकान इधर है, ठीक है। ये वाला यहाँ पे 2 माउंटेन है और यहीं पे जो है आपका कटमई ज्वालामुखी है। अलास्का कहेगा कि कटमई ज्वालामुखी कौन सा प्रांत में पड़ता है, तो क्या कहिएगा? अलास्का प्रांत में पड़ता है। और यहाँ पे आपका यहाँ पे नदी यहाँ पे जो है यूकान पठार है, यहीं पे यूकान नदी गिरता है। कहाँ पे? प्रशांत महासागर के अब ऊपर। और यहाँ पे पूरा ठंडा वाला एरिया रहता है, ऊपर में आर्कटिक महासागर है, आप लोग को मालूम है, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे एक ज्वालामुखी है। और आपको पता है कि प्रशांत महासागर के चारों बगल जो है जो सर्किल बनाता है वो रिंग ऑफ फायर होता है, वहाँ पे सबसे अधिक ज्वालामुखी का क्या है पाया जाता है। तो यहीं पे 1000 धुआंओं की घाटी कहते हैं किसको? कटमई ज्वालामुखी को। एटना ज्वालामुखी कहाँ है? इटली में है, सिसिली द्वीप में है। चिम्बारे जो कहाँ है? इक्वाडोर में है ना चिम्बारे जो, ये मृत ज्वालामुखी है। कौन सा ज्वालामुखी कहिएगा? मृत ज्वालामुखी। और फोटोपैक्सी लिख दिया, ये फोटोपैक्सी होगा, ठीक है। फोटोपैक्सी इक्वाडोर में है, सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी है कोटोपैक्सी, ठीक है। सक्रिय सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कहेगा तो क्या हो जाएगा? कोटोपैक्सी हो जाएगा। चिम्बारो जो मृत ज्वालामुखी हो जाएगा। कटमई अलास्का में है, यहाँ पे वाला जो आपको बोले हैं हम आपको, यहाँ पे यूकान है, यहाँ पे अलास्का पर्वत है, ठीक है। इसी में माउंट मैकिनले, ठीक है, सबसे ऊंची चोटी है इसका, ठीक है ना। उसके बाद एटना इटली सिसिली द्वीप में पड़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ज्वालामुखी किसी दिन बताएंगे आप लोग। चलिए, भूपर्पट्टी में सर्वाधिक विस्तृत रूप में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? भूपर्पट्टी में कहता है कि सर्वाधिक विस्तृत रूप में, तो क्या कहिएगा? 46। ऑक्सीजन 46% रहता है। ऑक्सीजन कितना परसेंट? 46%। सिलिकॉन कितना परसेंट? 27%। अल्युमिनियम कितना परसेंट? 8%। और लोहा कितना परसेंट? 5%। याद रखिएगा इसको, ये तो एकदम याद रहना चाहिए। भूपर्पट्टी में सर्वाधिक विस्तृत रूप में पाया जाने वाला तत्व कितना हो जाएगा आपका? ऑक्सीजन 46%, सिलिका 27%, अल्युमिनियम 5% और लोहा अल्युमिनियम कितना? 8% और लोहा 5%। एकदम सटासट याद होना चाहिए ये सब चीज। बिहार पुलिस का आप लोग के लिए सुपर डुपर हिट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण क्षति बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण नहीं हुआ है? कौन बोलता है कि कौन ऐसा बहुउद्देशीय परियोजना है जिसमें पर्यावरण में क्षति नहीं होता है? तो जल जनित रोग और कीट, ये तो भैया ये पर्यावरण को क्षति। पानी और अत्यधिक प्रयोग से प्रदूषण, ठीक है, पानी के अत्यधिक प्रयोग से प्रदूषण, भूकंप, ज्वालामुखी गतिविधि, तो कौन हो जाएगा? बी नंबर। अगर इसका हम बहुत बड़ा बहुउद्देशीय परियोजना बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? इसमें कौन सा प्रदूषण होगा? कोई प्रदूषण नहीं होने वाला है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित जोरों में विशिष्ट वायु राशि में कौन सी विशेषता सही है? देखिए, उष्ण कटिबंधीय महासागरीय, उष्ण वो उपोष्ण कटिबंधीय महासागरीय। देखिए ये आपका वायुदाब पेटी जब पढ़िएगा ना तो वहां पे आपको मिलेगा। देखिए ये हो ना, ये 0 डिग्री है, उसके बाद ये क्या है? ये कर्क रेखा है, ये आपको ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है? ये जो है निम्न वायुदाब क्षेत्र होता है, फिर उच्च होता है, फिर निम्न होता है, फिर उच्च होता है ध्रुव में। और टोटल 7 वायुदाब पेटी होता है पूरे ग्लोब में, ठीक है ना। ये याद रखिएगा, 7 वायुदाब पेटी होता है, 4 को इधर, 3 को इधर। यानी पहले होता है निम्न, फिर उच्च, फिर निम्न, फिर उच्च। यानी विश्ववीतीय उच्च वायुदाब निम्न वायुदाब पेटी, फिर उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, फिर शीतोष्ण निम्न वायुदाब पेटी, फिर ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। तो उसी को आपको सम्मिलित करना है तो सम्मिलित कर लीजिए। उष्ण कटिबंधीय महासागरीय उष्ण वो उपोष्ण, तो उष्ण कटिबंधीय महासागरीय उष्ण वो उपोष्ण कटिबंधीय महासागर, बात सही है। उष्ण कटिबंधीय महाद्वीपीय उच्च अक्षांश अपेक्षाकृत ठंडे और महासागर, तो उष्ण कटिबंधीय जहाँ पर लिखा हुआ है महाद्वीपीय उच्च अक्षांश अपेक्षाकृत ठंडे महासागर, गलत बात है, ये गलत बात है ना, ये नहीं होगा, बी नंबर ही गलत है। तो क्या बोलता है? विशेषता सही है, तो ये गलत हो गया, ये गलत है। ध्रुवीय महाद्वीपीय उपोष्ण कटिबंधीय, यहाँ पे उष्ण मरुस्थल, ये भी जब ध्रुव की होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? शुष्क होगा, ठंडा होगा, ना कि उष्ण होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है? महाद्वीपीय आर्कटिक उष्ण कटिबंधीय, जब आर्कटिक होगा तो यहाँ पे भी नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? ये आंसर सही हो जाएगा, ए नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कुमायूं होगा, ठीक है, हिमालय है ना, हिमालय आप लोग जानते ही है ना,
शिवालिक हिमालय का भाग है कुमायूं हिमालय, हम लोग पढ़ते हैं ना, पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय और कश्मीर हिमालय, कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, पढ़ते हैं ना सब। तो यही हिमालय, तो ये कुमायूं हिमालय के नहीं बोलते हैं सब। सिंधु से सतलज, सिंधु सतलज, सिंधु से कहाँ पे, सिंधु से सतलज, सिंधु से सतलज के बीच कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय, सतलज से काली के बीच कुमायूं हिमालय, काली से तिस्ता के बीच नेपाल हिमालय, तिस्ता से दिहांग के बीच कौन हो जाएगा, असम हिमालय। तो ये हिमालय है, ठीक है। सिडनी बुराट जो है इसको नदी के नाम पे इसको विभाजन किया था हिमालय का, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। तो क्या बोलता है, कुमायूं हिमालय का मिलाम में, यहाँ पे मिलाम एगो हिमनद है, ठीक है, उत्तराखंड में पड़ता है। तो कौन सा नदी निकलता है, तो शारदा नदी कहाँ से निकलता है, शारदा नदी तो यहाँ से निकलता नहीं है। देखिए शारदा नदी तिब्बत और उत्तराखंड के बीचों बीच से निकलता है, ये भी निकलता है कुमायूं हिमालय से, ऊपर से निकलता है, बट मिलाम हिमनद से नहीं निकलता है। रामगंगा नदी ये निकलता है आपका गढ़वाल से, ठीक है, गढ़वाल से पौड़ी पे पड़ता है, वहीं से निकलता है। और गौड़ी गंगा यही निकलता है आपका कहाँ से, मिलाम से। और यमुना कहाँ से निकलता है, बंदरपुर से निकलता है। तो आप लोग जानते हैं बंदरपुर से ये निकलता है, उत्तराखंड से ही निकलता है। तो क्या कहिएगा, शारदा तिब्बत से निकलता है, ऊपर में कुमायूं हिमालय का ही पार्ट है, तिब्बत वाला छोर से। रामगंगा आपका कहाँ से निकलेगा, तो क्या कहिएगा, गढ़वाल पौड़ी से निकलता है। और गौड़ी गंगा जो है ये आपका मिलाम हिमनद यानी उत्तराखंड से निकलता है। और यमुना बंदरपुर से निकलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ऐसा आकार का महासागरीय कटक बोलता है कि ऐसा आकार, अभी आपको बोले थे ना अटलांटिक महासागर, ये आपको बताए थे हम कि ये आपका जो है, ये आपका जो है अफ्रीका है, ये आपका अफ्रीका है। और इधर आपका जो है, इधर आपका क्या है, ये वाला एरिया बताया था ना, ये वाला एरिया है ऐसे करके, ये वाला आपका दक्षिणी अमेरिका है, ये क्या है, दक्षिणी अमेरिका है, ये आपका अफ्रीका है। और यहाँ पे अटलांटिक है। तो ये आकार ऐसे करके आपका ऐसे आकार का है अटलांटिक महासागर, ठीक है। यहाँ पे टेलीग्राफ का पठार है और इसी को बोलते हैं मध्य अटलांटिक कटक। तो क्या बोलता है, ऐसा आकार का महासागर ये कटक कहाँ पे है, तो क्या कहिएगा, ये देखिए प्रिंस एडवर्ड कटक, ठीक है, मध्य अटलांटिक कटक। तो यही हो जाएगा, ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, मध्य अटलांटिक कटक। अफ्रीका, उत्तरी दक्षिणी अमेरिका, इधर उत्तरी अमेरिका है, इधर यूरोप है, इधर एशिया है। और यहीं पे यह आकार का ये क्या बनाता है, इसी को अंध महासागर भी कहते हैं, ठीक है। अंध महाद्वीप कहेगा तो अफ्रीका, और अंध महासागर कहेगा तो अटलांटिक कहेगा कि टेलीग्राफ का पठार कहाँ पाया जाता है, तो क्या कहिएगा, अटलांटिक महासागर में, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी में जितना समझ सकते हैं समझ लीजिए, ठीक है। लोकसभा के चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने हेतु न्यूनतम आयु कितना चाहिए। देखिए लोकसभा में भैया अगर आप चुनाव लड़िएगा, वोट देने का अधिकार तो आपको 18 साल से है, ये बात याद रखिएगा। अगर चुनाव लड़ना है तो आपको 25 साल चाहिए, अगर राष्ट्रपति में बनिएगा तो 35 साल चाहिए, अगर राज्यसभा में संसद बनिएगा तो 30 साल चाहिए, अगर आप कहिएगा कि हम ग्राम सभा का प्रतिनिधि बनेंगे तो आपको कितना चाहिए, 21 साल चाहिए। तो ये सब बात याद रखिएगा। वोट दीजिएगा 18 साल में, मुखिया बनिएगा 21 साल में, 25 साल में क्या बनिएगा, एमपी बनिएगा, और 35 साल में क्या बनिएगा, राष्ट्रपति बनिएगा, और 30 साल में राज्यसभा का संसद बनिएगा, ठीक है। चलिए भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद के मामले में जांच कौन करेगा, तो भारत का राष्ट्रपति क्या है, जो भी विवाद होगा तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय देखेगा कि नहीं देखेगा, ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव का विवाद कौन देखेगा, भारत का सर्वोच्च न्यायालय देखेगा, ठीक है। लोकसभा भी चंद्रचूड़ जी है ना, चुनाव आयोग तो नहीं देखेगा, संसद भी नहीं देखेगा। चलिए निम्नलिखित आगे बढ़िए। इनके नाम के अंतर्गत केंद्र सरकार के कार्यकारी क्रियाएं किए जाते हैं। बोलता है कि कोई भी कार्यकारी जो है, अच्छा भारत केंद्र का कार्यकारी किसके, कोई भी भारत देश का अगर कहीं पे भी कुछ जो काम होता है किसके नाम पे होता है, जो हेड ऑफ द स्टेट होता है। हेड ऑफ द स्टेट कौन है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका है, मगर का नाम का कार्यपालिका कौन है, जितना भी भारत देश का कोई विदेश के साथ या कोई भी काम होता है किसके साथ होता है, राष्ट्रपति के ही नाम पे होता है। तो याद रखिएगा। और कहेगा कि वास्तविक कार्यपालिका कौन है, तो प्रधानमंत्री। और ये है, ये जो कार्यपालिका का मुख्य राष्ट्रपति होगा, ये कितना अनुच्छेद में, अनुच्छेद 53 में। 52 में राष्ट्रपति होगा और कार्यपालिका का मुख्य होगा तो अनुच्छेद 53 हो जाएगा, ठीक है। चलिए बिहार में संसदीय सीट की संख्या कितनी है, तो संसदीय संख्या, संसद मतलब एमपी बराबर 40, राज्यसभा कहेगा तो कितना कहिएगा, 16 कहिएगा, ठीक है। तो ये याद रखना है आप लोग को, ठीक है ना। राज्यसभा 16 और लोकसभा 40, ठीक है। चलिए और विधानसभा कहेगा तो कितना मारिएगा, बोलिए 243, ठीक है। भारतीय संविधान ने केंद्र के साथ संघीय प्रणाली, बोलता है कि भारत का जो संविधान है, हम लोग बोलते हैं ना केंद्र और राज्य के बीच संबंध, तो संघीय प्रणाली है ना। हम लोग बोलते हैं ना भारत क्या है, राज्यों का संघ है ना। पहले अनुच्छेद में ही लिखा गया भारत राज्यों का संघ होगा। तो ये अवधारणा कहाँ से लेके आए हैं, तो भारतीय संघात्मक प्रणाली हम लोग कहाँ से लाए हैं, कनाडा से। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लाए हैं, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से बहुत कुछ लाए हैं, मौलिक अधिकार लाए हैं, उपराष्ट्रपति मतलब क्या बोलते हैं आपका ये वित्त आपात लाए हैं, बहुत कुछ लाए हैं, ठीक है। न्यायिक पूर्णावलोकन लाए,
सब अमेरिका से है ना। यूनाइटेड और कनाडा से क्या है, हम लोग का संघीय प्रणाली, संघात्मक शासन। यूनाइटेड किंगडम से क्या लिए हैं, तो नागरिकता है, ठीक है, नागरिकता है। उसके बाद संसदीय शासन है, उसके बाद विधि के समक्ष समानता है। फ्रांस से क्या लिए हैं, तो फ्रांस से भी बहुत कुछ लिए हैं। फ्रांस में से क्या ले लीजिएगा, फ्रांस से कहिएगा कि ये जो फ्रांस से भी बहुत कुछ लिए हैं। अभी आप इतना सब पता अचानक रैंडम याद नहीं आ पाता है, ठीक है, मगर फ्रांस से भी बहुत कुछ लिए हैं। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन 4 राज्यों में अनुसूचित जनजाति के प्रशासन, देखिए यार 5वीं कहेगा ना, देखिए नंबर 1 से हम आपको थोड़ा बता देते हैं। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में 4 राज्य के बारे में देखिए। अनुच्छेद 1 क्या कहेगा, भारत राज्यों का संघ होगा। अनुसूची 1, अनुसूची 2 क्या कहता है, जो भी होगा क्या करेगा, पैसा लेगा ना, मतलब ये शपथ, मतलब कोई भी वेतन और भत्ता के बारे में कहा गया। अनुसूची 1 राज्यों का संघ हो जाएगा। अनुसूची 2 क्या हो जाएगा, जो पेंशन और पैसा, मतलब वेतन के बारे में कहा गया है, वेतन के बारे में क्या। अनुसूची 3 में क्या गया, ये क्या शपथ ग्रहण करेगा, शपथ ग्रहण की बात कर रहा है, ठीक है। ये 4 में क्या करेगा, 4 में क्या कहता है, 4 में राज्यसभा सदस्य के बारे में, और 5 में क्या कहता है, अनुसूचित क्षेत्र के बारे में। और 6ठा अनुसूची में कहता है 4 राज्य, यानी आसम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। इसका क्या हो जाएगा, इसके बारे में अनुसूचित जाति के बारे में कहा गया था। आसम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है, आसम है, मेघालय, त्रिपुरा है और मिजोरम है, ये इसके बारे में 6ठी अनुसूची में कहा गया है, ठीक है। 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच संबंध बोला गया है, ठीक है ना, आप लोग तो जानते हैं। 8वीं अनुसूची में भाषा है। 9वीं अनुसूची में, चलिए, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया है, तो देखिए हम अभी बोले ना 7वीं अनुसूची में जो है केंद्र और राज्य के बीच संबंध है, तो क्या है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची कहाँ से लिए हैं, तो समवर्ती सूची हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से। और कहीं यहीं पे कहेगा कि समवर्ती सूची में कितना विषय है, तो समवर्ती सूची में कहिएगा 52 को कहिएगा, राज्य सूची में कहेगा तो कहिएगा 61 को, और संघ सूची में कहेगा तो क्या को कहिएगा 98 में कहिएगा। अब 100 को था पहले, आप 98 को हो गया, ठीक है। तो ये है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची कहाँ से लाए हैं, तो क्या कहिएगा, ऑस्ट्रेलिया से लाए थे। संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में बता दिए। कनाडा से क्या लाए थे, राज्यपाल भी कनाडा से ही है, संघात्मक शासन भी है। जर्मनी में, जर्मनी से क्या है ना, आपातकाल जर्मनी से जर्मनी के शासन था ना, आपातकाल जर्मनी है ना, बीमर संविधान से लिए हैं। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से आपका ये हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में कितने उच्च न्यायालय का 1 से अधिक राज्यों पर अधिकार क्षेत्र है। देखिए क्या बोलता है, भारत के उच्च न्यायालय का जो है 1 से अधिक राज्य, यानी 1 से अधिक राज्य होगा। कितने ऐसे उच्च न्यायालय हैं, तो 3 गो हैं। सबसे पहले एक आसम में है, आसम में नागालैंड भी है, अरुणाचल प्रदेश है। दूसरा क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र और गोवा में भी है। और तीसरा क्या हो जाएगा, पंजाब और हरियाणा। तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपका, 3 ये हो जाएगा आपका 3, ठीक है। 3 ऐसे राज्य हैं जो 1 से अधिक, 3 ऐसे उच्च न्यायालय हैं जो 1 से अधिक राज्य के साथ क्या करते हैं, विवाद सुलझाते हैं, ठीक है। तो 3 हो जाएगा आपका आंसर। अब आ गया ये भारत के संपूर्ण क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से आने और जाने का अधिकार भारत के संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार है। क्या बोलता है, भारत में संपूर्ण क्षेत्र में घूमिए फिरिए था। आप लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 19 में क्या है, स्वतंत्र का अधिकार है ना। कोई भी आदमी संघ बना सकता है, कोई भी आदमी बैठक कर सकता है, कोई भी आदमी मतलब क्या बोलते हैं, कहीं पे जाके व्यापार कर सकता है, कोई भी आदमी कहीं पे घूम सकता है, कोई भी आदमी कहीं पे बच सकता है। तो ये सारा चीज क्या है, अब अनुच्छेद 19 के 1 ए से लेके मतलब 6 को स्वतंत्रता दिया गया है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 19 हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 में क्या है, प्राण एवं देह की स्वतंत्रता, कोई भी आदमी प्राण एवं देह की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 14 में क्या है, विधि की सबके लिए समान विधि होगा, ठीक है, विधि के समक्ष समता, जहाँ पे ब्रिटेन से लाए विधि का शासन किसने बोला था, डायसी ने। अनुच्छेद 24 में क्या है, अनुच्छेद 24 में क्या है, बाल श्रम नहीं, बाल श्रम नहीं कर सकते, ठीक है। और बलात् श्रम कहेगा तो अनुच्छेद 23, एकदम घटाघट याद रखिए, कुछ नहीं छोड़ना है, सब बोल देना है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के नियत प्रक्रिया का सिद्धांत सम्मिलित है। क्या बोलता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के नियत, अभी ना बोले कानून सबके लिए सब बराबर कानून होगा, तो कानून के नियत कौन सा हो जाएगा, एक देखिए अनुच्छेद 16 में क्या हो जाएगा, ये जो नियोजन की बात कर रहा है, ठीक है, नौकरी की राज्य के अधीन जो काम करेगा वो अनुच्छेद 16 हो जाएगा। अनुच्छेद 26 अपना धर्म को, कोई भी आदमी कोई धर्म को अपना क्या कर सकता है, पालन मतलब आगे बढ़ा सकता है, संरक्षण कर सकता है ना, इसको कोई नहीं रोक सकता। और अनुच्छेद 21 में क्या बोले, प्राण एवं देह की स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 11 में क्या है, नागरिकता के लिए कानून बना सकता है संसद, ठीक है। और समय समय पर जैसा जैसा
जरूरत पड़ेगा अनुच्छेद 11। तो इसमें आपका क्या पूछ रहा है, अनुच्छेद में कौन सा कानून की प्रक्रिया का सिद्धांत, तो कौन हो जाएगा, अनुच्छेद 21 हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अनुच्छेद 16 क्या हो जाएगा, नियोजन प्रक्रिया के बारे में कहता है। अनुच्छेद 26 में क्या है, कोई भी आदमी अपने धर्म को संरक्षित कर सकता है, कोई भी आदमी कोई भी, देखिए अनुच्छेद 25 में क्या है, कोई भी आदमी धर्म मान सकता है मगर अनुच्छेद वित्त पोषण कर सकता है। अनुच्छेद 26 में कोई भी धर्म का वित्त पोषण कर सकता है। और अनुच्छेद 21 में क्या है, प्राण एवं ध्वनि की स्वतंत्रता, जहां पे आपका कानून नियत प्रक्रिया देता है। और अनुच्छेद 11 में क्या है, जो नागरिकता जो कानून है जो संसद बना सकता है, कोई भी नागरिकता कानून बिल ला सकता है और वो काम कौन करेगा, संसद करेगा, अनुच्छेद 11 के तहत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आय समान है। तो राष्ट्रीय आय आप तो पता ही है, नेशनल इनकम क्या होता है। देखिए नेशनल इनकम ये होता है बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। देखिए ये पे क्या है, बाजार मूल्य पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, गलत बात है। लागत मूल्य पर, बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, आपका नंबर सी हो जाएगा। देखिए बाजार मूल्य पर, इसको समझाने के लिए आपको इकोनॉमिक्स थोड़ा समझाना पड़ेगा कि राष्ट्रीय आय निकालते कैसे हैं, या जीडीपी क्या होता है, कि टोटल भौगोलिक अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का अंतिम कर होता है ना। तो उसी आपको ये चीज समझने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए, जो आप एक समय में अभी नहीं समझ सकते हैं। बस ये जान लीजिए कि राष्ट्रीय आय समान होगा बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय जो उत्पाद होता है ना, एनएनपी जिसको बोलते हैं, नेट नेशनल, ठीक है, प्रोडक्ट, यही होता है एनएनपी। भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना था। देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं ये जानिए। मिश्रित अर्थव्यवस्था ऐसे व्यवस्था कहते हैं जो निजी और सरकारी दोनों तरह की कंपनी का भागीदारी हो, ऐसे इकोनॉमी को क्या कहेंगे, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहेंगे। एक हम लोग बोलते हैं ना पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जहाँ पे सारा चीज क्या हो, निजी हो। एक क्या कहते हैं, समाजवादी। एक होता है कम्युनिस्ट वाला, जो सारा समाज मतलब सरकार का हो, ठीक है, तो उसको कहते हैं समाजवादी। तो कहने का मतलब यही है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में क्या है, भारत क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाया। कब अपनाया, भारत आजाद हुआ 1947 को। जैसे ही भारत आजाद हुआ, ठीक है, तो उसके बाद बहुत बड़ा समस्या था कि हम कौन सा मॉडल अपनाएं। तो हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाए। 1948 को जो है औद्योगिक नीति आया था। इसी औद्योगिक नीति में मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात की गई कि निजी और सरकारी दोनों कंपनी मिल करके ये जो है लाइसेंसिंग प्रक्रिया को शुरुआत किया गया, जिसको हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था कहें। और ये बाद में जाकर के फिर 1991 में पीवी नरसिम्हा राव के काल में ये क्या हो जाता है, लाइसेंसिंग प्रक्रिया खत्म हो जाता है। फिर हम लोग जाके एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन, है ना, उसके बाद क्या बोलते हैं, प्राइवेटाइजेशन, और क्या बोलते हैं, ग्लोबलाइजेशन, है ना, उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण में आ गए थे। ठीक है, तो ये लाइसेंसिंग प्रक्रिया 1948 से ही शुरू होता है। ठीक है, चलिए भारत में सर्वाधिक राजस्व प्राप्त कहाँ से होता है, तो भैया उत्पाद शुल्क से होता है, अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, सर्वाधिक राजस्व कहाँ से प्राप्त होगा, उत्पाद शुल्क होगा, उत्पादन पे ही लिया जाता है। ठीक है ना, प्रत्यक्ष डायरेक्ट कर से कुछ मतलब है नहीं। तो क्या आंसर बना लीजिएगा, सी नंबर। ठीक है, सार्वजनिक वस्तु का क्या अर्थ होता है, तो सार्वजनिक है, वैसे सार्वजनिक वस्तु का मतलब ऐसा था एक वस्तु जिसका लाभ अविभाज्य, यही ना हम लोग बोलते हैं ना, सार्वजनिक उपक्रम है यानी सरकारी कंपनी है। तो उसका मतलब ये होता है कि ऐसा यानी ऐसा वस्तु जो इसका कोई विभाजन नहीं हो और एक विशेष जो पूरा समूह के लिए वो लाभकारी हो। तो ये बात ये ना कह रहा है, एक वस्तु जिसका लाभ अविभाज्य रूप से पूरे समुदाय को लाभ पहुंचाता है, यानी एक ऐसा लाभ। सार्वजनिक वस्तु क्या है, मान लीजिए कि कोई हम लोग बोलते हैं ना सार्वजनिक रोड है, सब कोई आदमी जा सकता है, किसी एक आदमी का नहीं है। ठीक है, तो वैसी है सार्वजनिक वस्तु। देख लेते हैं कहीं आप लोग का सामुदायिक विकास भवन बना हुआ होता है या फिर सरकार की तरफ से कुछ दिया जाता है कि कोई भी आदमी उसको विभाजित नहीं किया जा सकता है, अविभाज्य रूप से कोई भी उसको यूज कर सकता है, कोई भी समुदाय, उसी को कहते हैं सार्वजनिक वस्तु। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक का एक घटक नहीं है, तो मानव एसडीआई महबूबुल हक बनाया था, आपको पता है महबूबुल हक हम लोग का अमृत सेन मिलकर के बनाया था। प्रति व्यक्ति आय है, जन्म के समान जीवन प्रत्याशा है, सकल नामांकन दर है, स्वास्थ्य और पोषण है, तो सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, सकल नामांकन से जीडीपी का, एचडीआई का, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का कोई बात नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली कैसा है, तो भारत में वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली कैसा है, शाख बैंकिंग है कि नहीं है। सबसे पहले औद्योगिक बैंक को हम लोग जो है राष्ट्रीयकरण कब किए थे ना, 19 जुलाई को किए थे ना, 19 जुलाई 1969 को किए थे। कौन, ये इंदिरा गांधी की सरकार ने किया था। तो वाणिज्यिक बैंक अभी फिर 1980 में 6 बैंक को किए थे। ठीक है ना, अभी फाइनली 11 ही बैंक हम लोग का जो है नेशनल बैंक है। ठीक है ना, तो वाणिज्य बैंक प्रणाली कैसा है, शाख बैंकिंग है, शाखा है ना। इसी शाख को हम लोग करने के लिए SLR CRR है ना, बैंक रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट जारी करता है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी कृषि मूल्य समर्थन कार्यक्रम का एक उदाहरण है। कृषि मूल्य का समर्थन किसका हो जाएगा, प्राइस सेलिंग हो जाएगा, उसके बाद प्राइस फ्लोर हो जाएगा। ये फिर क्या है, इक्विलिब्रियम प्राइसिंग हो जाएगा। उपरोक्त में से कौन है, तो क्या हो जाएगा, प्राइस फ्लोर हो जाएगा। हम लोग बोलते हैं ना न्यूनतम समर्थक मूल्य कृषि, 1965 में न्यूनतम CPC है ना, CACP कब आया था, CACP है ना,
CACP आया था ना 1965 को आया था ये, है ना। इसमें क्या किया था, कृषि समर्थन मूल्य होता है जिसमें प्राइस फ्लोर होता है, इसका अलग अलग प्राइस रखा जाता है, धान का अलग रखा जाता है, गेहूं का अलग रखा जाता है, मक्का का अलग रखा जाता है। अभी टोटल जो है सब न्यूनतम समर्थन मूल्य में कितना है, 14 को हो जाएगा। 14 को किस में है, 14 को है रबी में, नहीं खरीफ में है, ठीक है। 14 खरीफ में है, 14 को फसल खरीफ में है, 6 को रबी में है, ठीक है। और कितना 14, 24 और 2 को वाणिज्य में रखा गया है, ठीक है, वाणिज्य में रखा गया है। याद रखिएगा न्यूनतम समर्थन मूल्य कब आया था, 1965 में आया था, ठीक है। इसी का स्लैब होता है, इसी को क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, प्राइस फ्लोर कहते हैं। याद रखिएगा टोटल न्यूनतम समर्थक मूल्य में कितना वस्तु है, क्या कीजिएगा, कितना फसल है, तो 22 गो है। 14 गो रबी में, 14 गो खरीफ में, 6 गो रबी में और 2 गो वाणिज्य में। निम्नलिखित में से कौन कृषि मूल्य का समर्थन कार्यक्रम का उदाहरण, तो बताई दिए। प्राइस कौन हो जाएगा, फ्लोर हो जाएगा। अलग अलग प्राइस होता है, फ्लोर होता है। केंद्रीय बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गैर योजना व्यय के अंतर्गत आता है, तो ये एक होता है योजनागत व्यय, एक होता है गैर योजनागत व्यय। तो गैर योजनागत व्यय में क्या होता है कि जहाँ पे कोई योजना नहीं हो, कल्याणकारी वाला काम नहीं हो, उसमें क्या है, रक्षा व्यय है, ब्याज भुगतान है, वेतन और पेंशन है, सब्सिडी, ये सारा गैर योजनात्मक है। 1, 2, 3, 4 जहाँ है 1, 2, हाँ C नंबर हो जाएगा। कौन हो जाएगा, C नंबर हो जाएगा। ये सारा क्या है, गैर, जब बजट आएगा ना तो बजट अच्छा से देख लीजिएगा, तब आप लोग को समझ में आएगा कि रक्षा व्यय, ब्याज भुगतान, ये सब क्या है, ये सब में कोई योजना नहीं होता। यहाँ पे जैसे मनरेगा है, ठीक है, नहीं सब जो हम लोग करते हैं या कोई योजना के लिए, जैसे जल जीवन हरियाली मिशन है ना, जैसे नल जल योजना है, ये सब क्या है, योजनागत व्यय है, ठीक है। मगर ये सब में योजनागत नहीं आता है, सब जितना भी ब्याज भुगतान, सब्सिडी, रक्षा व्यय, ये सब गैर योजनात्मक व्यय आता है। 5% साधारण ब्याज प्रति वर्ष की दर से निवेश की गई राशि को उसके मूल्य में 50% की वृद्धि करने में कितना, देखिए सिंपल है, ये सब मैथ, ठीक है, ये सब देख लीजिएगा। 5% साधारण ब्याज प्रति वर्ष है, एक साल में कितना रेट, कितना है, रेट है 5%, और क्या है, कितना लाना है उसको, 50%, यानी 100 मान लीजिए उसके पास है, उसको करना कितना है वृद्धि, 50%, यानी 150%। 5% एक साल में मिलेगा तो कितना करेंगे कि 100 तो उसके पास पहले था, मान लीजिए कि कोई आदमी के पास 100 पहले से है, उसको कितना करना है, 50% अधिक करना था। 100 का 50% कितना हो जाएगा, 150, तो हमको 50 बढ़ाना है। 5% साल के हिसाब से कर रहा है, एक साल में कितना परसेंट बढ़ रहा है, 5% बढ़ रहा है, तो कितना साल में हम 50 बढ़ कितना रहा है, 50 बढ़ रहा है ना, कितना साल में हमको 50 बढ़ेगा, तो 5% के हिसाब से अगर हम 10 साल में करते हैं तो कितना हो जाएगा, 5×10=50 हो गया, तो कितना आंसर हो जाएगा, 10 वर्ष हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, सिंपल बात है। P है ना, P×R×T याद रखिएगा ना, इंटरेस्ट बराबर, इसमें कुछ बड़ा का बात हो रहा है। इसी वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक को राष्ट्रीयकरण किया गया। देखिए ये किया गया 1949 को, राष्ट्रीय कहेगा कि रिजर्व बैंक का स्थापना कब, तो 1935 में। यंग हिल्टन समिति 1926 में आया था, ठीक है। और राष्ट्रीयकरण कब किया था, 1949 में। 1955 में आपका SBI बना था, गोरेलाल समिति आया था, ठीक है, याद रखिएगा। 1935 में RBI बना, 1935 में, सुनिए देखिए, 1935 में RBI बना। RBI का जो है राष्ट्रीयकरण 49 में हुआ। SBI बैंक का जो है गोरेलाल समिति से आया, ठीक है। 1969 में 14 को बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था, 19 जुलाई को, याद रखिएगा ये 19 जुलाई को, अभी हाल फिलहाल में किया गया है, 19 जुलाई को मनाया गया था, ठीक है। किस वर्ष भारतीय बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था, क्या कहिएगा, किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का, तो क्या कहिएगा, 1949 को किया गया था, ठीक है। कौन सा समिति से आया था, यंग हिल्टन समिति। 1926, स्थापना कब, 1935 का। इसका RBI एक्ट कब आया था, तो 1934 है, मारिएगा, ठीक है। इसका मुख्यालय भी कहाँ है, मुंबई में है। पहले कहाँ था, दिल्ली में था। कब, दिल्ली से, सॉरी मुंबई, कलकत्ता से उठा के दिल्ली, मुंबई कब किया गया था, 1937 को, 2 साल बाद। एकदम ये सब चीज जानना है, ठीक है। इसका टोटल पूंजी कितना है, 200 करोड़, ठीक है, याद रखिएगा। 115 क्या होना चाहिए, 115 होना चाहिए आभूषण, और 85 होना चाहिए। चलिए, भारत में आयकर है, तो भारत में आयकर, देखिए आयकर के बारे में सबसे पहले देखिए भारत में क्या बोल रहा है, भारत में आयकर है। देखिए भारत में आयकर के बारे में सबसे पहले, आयकर जो है 1860, आयकर प्रारंभ किया गया कब, 1860 में, ठीक है। तो आयकर कैसा हो गया, डायरेक्ट कर है, यानी देखो कर को दो स्लैब में बांटिए, एक स्लैब में डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट में क्या है, कोई भी पब्लिक डायरेक्ट सरकार को देती है, और इनडायरेक्ट में क्या है, हम सरकार को ना देकर के हम किसी दूसरे के माध्यम से वो फिर जाके, जैसे उत्पादन शुल्क होता ना, कि हम कोई दुकानदार को दिए, दुकानदार कैसे होलसेल सामान लेके आया, उसको दिया, फिर वो उसको दिया, अंततः फिर लास्ट कंपनी में जाता है। तो ऐसे कर को हमको क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट कर कहेंगे। और डायरेक्ट कर किसको कहेंगे, जो डायरेक्ट हम मेरे अकाउंट से या मेरे माध्यम से डायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम में जाता है। तो ऐसे कर को क्या कहेंगे, ये आपको कहते हैं हम लोग आयकर, ठीक है। तो आयकर दिवस, अभी आयकर दिवस भी मनाए हैं हम लोग, ठीक है। आई होप कि हम लोग आयकर दिवस मनाए हैं 26 जुलाई को, देख लीजिएगा, बराबर हमको याद नहीं आ रहा है, बट है ऐसा ही, ठीक है। आयकर दिवस मनाते हैं हर साल 26 जुलाई को मनाते हैं। आयकर सबसे पहले प्रारंभ किया गया था 1860 में, और इसको प्रारंभ किया था, आयकर को प्रारंभ किसने किया था, आयकर को प्रारंभ किया था विल्सन ने, ठीक है। विल्सन ही होगा, देख लीजिएगा,
हमको तो लगता है विल्सन ही है, ठीक है। विल्सन ने ही प्रारंभ किया था आयकर को 1860 में। देख लीजिएगा एक बार, हो सके कुछ गलती हो सके, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा आयकर का प्रारंभ। आज के डेट में सबके पास मोबाइल है, नेट है, वहां से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। बट वही है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 36 कितना बोलता है, 3600 रुपए में बेचता है और उसे 20% का लाभ होता है। देखिए सिंपल सा बात है, कुछ नहीं करना है ऐसे क्वेश्चन में। कोई वस्तु को 3600 रुपए में बेचता है और 20% का लाभ होता है, यानी 120%। कितना 120% बराबर कितना हो जाएगा, 3600 हो जाएगा। जब 120% में इतना में बेचता है और 20% का लाभ होता है, तो कोई भी चीज पहले अपने आप में 100% होता, लाभ हो गया तो लाभ जोड़ दिया 120 हो गया, तो हम 100% यहाँ से निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 120, इधर कितना गुना 100 होगा कि नहीं होगा, इसको उसको उड़ा दीजिए, इधर कितना बढ़ती है क्या 36, 3 हो गया, 00 उठा दीजिए, यहाँ पे चढ़ा दीजिए, इधर कितना हो गया 300 और 1 0 कितना हो जाएगा, यानी 100% के बराबर कितना हो गया 3000 हुआ ना। अब क्या बोल रहा है 3150 रुपया में बचता है। जब 100% आप जान गए कि 100% बराबर मेरा कितना है 3000 है, सिंपल बात है ना। तो हमको कितना 3150 में बेच रहे हैं, तो 3150 कितना हो जाएगा, अभी यहाँ पे कितना ज्यादा हो रहा है देखिए, तो 150 रुपया ज्यादा हो रहा है ना, 150 ज्यादा, तो 150 लिख दीजिए और इधर कितना लिखिए 3000 पे पार है ना, 3000 लिख दीजिए, यहाँ पे गुना 100 कर दीजिए, सिंपल है, कुछ नहीं है। 3 5 15 5% कितना पर लाभ हो रहा है, 5% लाभ हो रहा है कि नहीं, एकदम कुछ नहीं करना है, बट आराम से सोचना है और गट गट से लगा देना है। समझ गए बात, चलिए आगे बढ़िए। आगे क्या है, अनुक्रम क्या है 56 है, 72 है, 90 है, 110 है, 132 है, ठीक है। ये पैटर्न है, पैटर्न को देख लीजिएगा, कुछ नहीं किया होगा, ये सब सिंपल सिंपल है। देखिए यहाँ से यहाँ बढ़ाइए, कितना बढ़ रहा है 56 और 4 60 70 2 72, यानी 16 बढ़ा, अगला बढ़ाइए 18 बढ़ेगा, अगला बढ़ाइए 20 बढ़ेगा, ठीक है 20 बढ़ेगा, अगला बढ़ाइए 22 बढ़ेगा, फिर अगला बढ़ाइएगा 24 बढ़ेगा। जहाँ गड़बड़ है तो वही आपका आंसर है, देख लीजिए करके, ठीक है, जो आंसर होगा वही आंसर होगा और कुछ नहीं है इसमें। चलिए बढ़िए। हाँ, विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम क्या रखा गया, प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त करो, प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान करो। तो प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त करो समाधान वाला 2018 में जब भारत के पास हम लोग का अध्यक्षता था, ठीक है। पर्यावरण दिवस 1973 से मनाते हैं हम लोग, ठीक है। स्टॉकहोम सम्मेलन से, स्वीडन में स्टॉकहोम है, ठीक है, स्वीडन का राजधानी भी स्टॉकहोम ही है, तभी से पर्यावरण दिवस हम लोग मनाते हैं। इस बार का थीम क्या रखा गया, प्लास्टिक प्रदूषण को क्या करो, माना क्या करो, समाप्त करो, ठीक है। चलिए अब आइए, सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन है, ठीक है, समाधान है। ये बीट 2018 में मनाया गया था, क्या आंसर होगा इसका, बी नंबर होगा, ठीक है, सॉल्यूशन है, ठीक है। प्लास्टिक बीट पोल्यूशन 2018 में था, ये कब था 2018 में, पूछ सकता है आपको। और ये कब है 2023 में है, ये कब से मनाते हैं 1973 से मनाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। हाल ही में किस देश ने फतेह नामक अपनी पहली स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किया। देखिए हाइपरसोनिक है ना, देखिए होता है, एक होता है सुपरसोनिक, एक होता है हाइपरसोनिक। तो हाइपरसोनिक मिसाइल किसको कहेंगे, जो साउंड जो है ना, साउंड देखिए हाइपरसोनिक में कितना है 5 मैक से अधिक, 5 मैक से साउंड के गति से 5 गुना, मतलब 5 गुना से अधिक जो चलेगा, ऐसे मिसाइल को क्या कहेंगे, हाइपरसोनिक कहेंगे, ठीक है, हाइपरसोनिक। और सुपरसोनिक कितना कहेंगे, साउंड के मिसाइल से, यानी ध्वनि के गति से 3 गुना, तो 3 गुना तक क्या कहेंगे, सुपरसोनिक कहते हैं। और 5 मैक से अधिक, 5 मैक से अधिक होगा तो ऐसे को क्या कहेंगे, 5 मैक से अधिक होगा तो क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हाइपरसोनिक। एक होता है ना बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, ठीक है, तो यही है हाइपरसोनिक। तो बैलिस्टिक मिसाइल जो एक होता है ना, ये ऐसे करके मिसाइल, मान लीजिए एक मिसाइल है जो ऐसे करके जाता है, तो ये इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहते हैं, इसको बैलिस्टिक मिसाइल बोलते हैं। और ऐसे करके जाएगा तो ये क्या है, ये क्रूज मिसाइल है ना, एकदम क्रूज मिसाइल, डायरेक्ट एकदम दाग देंगे ना। चलिए तो यही है सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, ट्रांससोनिक, ठीक है, ये सब जान लीजिएगा, ये सब बात पर पूछता है। तो मैक 5 मैक से अधिक होगा तो ऐसा क्या कहेंगे, हाइपरसोनिक कहेंगे। और ये काम किसने किया है, ईरान ने किया है, ठीक है। चलिए मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी, अच्छा मध्य प्रदेश का जो पहला सोलर सिटी के रूप में किसे विकसित किया गया, तो आप लोग जानते हैं इंदौर को किया है, इंदौर, ठीक है। ये जो है हमेशा स्वच्छ सर्वेक्षण में रेगुलर एकदम नंबर 1 पे चल रहे हैं, इंदौर हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। कौन है, इंदौर है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन, शिवराज सिंह चौहान। यहाँ का राज्यपाल कौन है, मंगूभाई पटेल, ठीक है। यहाँ पे एक से एक कारनामा होता रहता है। लाडली बहना योजना यहीं पे से शुरू किया है। डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश दुनिया का शीर्ष पर है, डिजिटल भुगतान में सबसे नंबर कौन हो गया, अभी भारत हो गया। जानते हैं ना भारत का जनसंख्या कितना है, 142 करोड़ 86 लाख। तो समझ जाइए अभी विश्व का सबसे अधिक हम लोग का जनसंख्या भी हम लोग का है, चाइना से भी आ गया, हम लोग निकल गए। अभी हाल फिलहाल का जो यूएनओ का रिपोर्ट आया है, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो जब से ज्यादा जहाँ पे लोग होगा वहीं पे भुगतान करेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, भारत देश हो जाएगा, ठीक है। चलिए
किस राज्य सरकार के द्वारा जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह किया गया है? तो सुधार गृह कौन सा स्टेट कर दिया है सुधार गृह? झारखंड किया है। कौन किया है? झारखंड किया है। याद रखिएगा, ये आंसर पे थोड़ा सा हमको डाउट है, देख लीजिएगा आप लोग, तो नहीं है, गलत है। चलिए, किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध, अच्छा ये बाबा जी हमारे योगी बाबा नंद बाबा दुग्ध मिशन शुरू किए? कौन? उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। कौन हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में योगी बाबा किए हैं, नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू की है। कौन? योगी बाबा। चलिए, योगी बाबा हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया? देखिए थोड़ा सा इसको तो जान ही लीजिए, लगेगा, समय लगेगा। देखिए, भारत के साथ व्यापार करने में चार्टर महारानी एलिजाबेथ कब दिया गया था? देखिए, भारत कहेगा, कोई भी आपको कहेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ, तो बिना सोचे समझे 1599 बोलिएगा, ठीक है। और इसका एक पेरेंट्स कंपनी था, ठीक है, जो इस कंपनी को शुरू किया गया था, एक इसका पेरेंट कंपनी था जिसको मर्चेंट एडवेंचर कहता है, और उसी के सहायता से 1599 में इस कंपनी का स्थापना किया गया था। और महारानी द्वारा इसको जो है 31 दिसंबर 1600 को जो है इसको क्या दिया गया? 15 साल के लिए क्या दिया गया? इसको लाइसेंस दिया गया कि जाइए आप 15 साल के लिए जो है जाके यहाँ पे भारत में जाके क्या कीजिए? व्यापार कीजिए, ठीक है। और भारत में आके 1502 में कंपनी बनाता है, ठीक है। और इसका जो है पहला जो है इसका गवर्नर कहेगा कि आपका कौन सा था? क्या कहिएगा? टॉमस स्मिथ कहेगा। कोई भी कहेगा कि आपको ये ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था, तो टॉमस स्मिथ मारिएगा। जब भारत में आके घुस के कहेगा, ईस्वी दे के कहेगा, तब मारिएगा कि वारन हेस्टिंग्स था, ठीक है। नहीं तो अन्यथा आपको नहीं कहना है, या रॉबर्ट क्लाइव था, जो भी है वो बाद में कहना है, बट मगर पहला कहेगा तो टॉमस स्मिथ मारिएगा। तो ये आंसर कितना हो जाएगा? 31 दिसंबर 1600 को हो जाएगा। तो महारानी कब दिया था इसको? एक और कहेगा कि स्थापना कब हुआ था? 1599 में। फैक्ट्री खोला कब था? 1602 में, ठीक है। पहला फैक्ट्री कहाँ खोला था? तो क्या कहिएगा? खोला, सबसे अनुमति लिया था सूरत के लिए, मगर सबसे पहले लगाया था कहाँ पे? 11 में लगा दिया था, मद्रास में, ठीक है ना। तो ये चीज आपको जानना जरूरी है, ठीक है ना। करिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल? व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में होता, और 1940 का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड लिथिगो था, ठीक है। वेलिंगटन इससे पहले था, ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन कब? 1947 में था, 1947 में एबे किया था ये, ठीक है। 3 जून को इसी के इससे प्लान शुरू हुआ था, लॉर्ड वेबल। 1945 यानी 1944 के बाद ये लॉर्ड वेबल आता है, 1946 तक रहता है, ठीक है। यानी 1947 के शुरुआत में चला जाता है, मार्च में आ जाता है। कौन? लॉर्ड, ये आपका माउंटबेटन। उसके बाद माउंटबेटन योजना के आधार पर ही भारत का विभाजन होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत सत्याग्रह। अच्छा, व्यक्तिगत सत्याग्रह का पहला सत्याग्रही जानते हैं आप लोग? विनोबा भावे, ठीक है। और दूसरा सत्याग्रही कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और तीसरा सत्याग्रही कौन थे? बार ये सब पूछता है, ये सब चीज को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सब चीज को नहीं ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मदत्त थे, ठीक है। ये सब चीज को ध्यान देना जरूरी है ना। सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावड़ा किसके शासन में विख्यात थे? क्या कहिएगा? तानसेन है ना। रतन रहते थे, कितना रतन रहते थे? 7 रतन, 8 रतन ना। ये अकबर के काल में, किसके काल में? अकबर के काल में रहते थे, याद रखिएगा, ठीक है। अकबर के काल में रहते थे। बाबर 1526 में पानीपत का पहला लड़ाई होता है, आके मुगल वंश का स्थापना करता है। फिर उसका बेटा हुमायूं का मृत्यु कब हो जाता है? 1555 के अंत में, यानी 56 में 1 जनवरी को बोला जाता है। 1 जनवरी 1557 यानी 55 ना 56 को, ठीक है, 56 को। तो ये याद रखिएगा। सरहिंद के युद्ध के बाद हुमायूं का मृत्यु हो जाता है। 31-32 में यहाँ पे चौसा का युद्ध लड़ता है ना, बिलग्राम का युद्ध लड़ता है, कन्नौज का युद्ध, सब इसका कहानी है। अकबर जो है 1900, इसका भी 1605 में, कब? हाँ, 1605 में इसका भी मृत्यु हो जाता है आसिरगढ़ का युद्ध में। और जहांगीर का मृत्यु 1627 में हो जाता है। सब याद रखना है आप लोग। और बाबर का मृत्यु कब हो जाता है? 1530 में ना हो जाता है, 1530 में, ठीक है। तो बाबर आया कब? 1526 में, पानीपत का युद्ध में, है ना। बाबर जो है बादशाह का उपाधि कब लिया था? ये सब चीज आप लोग को जानना चाहिए। बाबर बादशाह का उपाधि लिया था 1500 लिए थे तो पहले ही 1487 में ही, 1483 में इसका पैदा हुआ, ठीक है। और ये 1493 में बादशाह का उपाधि ले लिया था, ठीक है ना। फिर ये भारत आया, भारत ये इसका चौथा आक्रमण था। चौथी आक्रमण जो पानीपत का आक्रमण जो है बाबर का पहला नहीं था, चौथा आक्रमण था। फिर हुमायूं, इसका मृत्यु के बाद जो है हुमायूं गद्दी पे बैठा। हुमायूं के बाद फिर अकबर बैठा। फिर बीच में शेरशाह सूरी रहा, तो बट इस लोग के वंश से नहीं था। फिर अकबर आया, फिर अकबर के बाद जहांगीर आया, जहांगीर के बाद शाहजहां आया, शाहजहां के बाद औरंगजेब आया। औरंगजेब 1707 में मृत्यु के बाद फिर आप लोग जानते हैं मुगल जो है फॉल डाउन हो गया, फिर गिर गया। फिर यहीं से शुरू हो जाता है बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह द्वितीय, फिर आपका जहांदार शाह फारूक शेर आता है ना। न्यू
कैसिल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, ये किस देश में है? देखिए अभी जाना ये लिखा से नहीं प्रिंट न्यू कैसल होगा, ठीक है। न्यू कैसल पोर्ट है जो बहुत चर्चा में रहता है, यहाँ से कोयला सबसे अधिक निर्यात होता है, ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। जानते हैं ना, हम लोग के यहाँ पे जो है उच्च क्वालिटी का कोयला नहीं होता है, एंथ्रासाइट कोयला हम लोग के यहाँ पे नहीं होता है, हम लोग निर्यात पर है। हम लोग के यहाँ पे ब्यूटिमिनस और पिट कोयला होता है, एंथ्रासाइट कोयला, ब्यूटिमिनस एंथ्रासाइट कोयला हम लोग के यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। तो यही है, ऑस्ट्रेलिया में ये वाला पड़ता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देशांतर रेखा के संबंध में कौन सा सही है? तो देशांतर अक्षांश रेखा आप लोग जानते हैं, ग्लोब है ना, ये क्या है? ये क्या है? ये ग्लोब है, ये ग्लोब है ना। ये वाला जो होता है इसको क्या 0 डिग्री, इसको क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा कहता है, ठीक है। अक्षांश रेखा टोटल कितना होता है? ये टोटल अगर कहिएगा तो कितना होता है? 100, टोटल 180 और प्लस 1 कितना 181 हो जाएगा। और देशांतर कितना होता है? 360 होता है। ये देशांतर रेखा होता है, ऐसे ऐसे करके होता है ना देशांतर रेखा, ये देशांतर रेखा होता है, ये देशांतर होता है ग्रीनविच होकर ना, ये देशांतर ये होता है, ये होता है अक्षांश रेखा और ये होता है देशांतर रेखा। तो क्या बोलते हैं देशांतर रेखा के संबंध कौन सा सही है? तो ये अक्षांश रेखा के समांतर होता है। देखिए होता है, गलत बात है ना, ये ऐसे जाता है, ये ऐसे इसको काट रहा था, ये होगा? कभी नहीं होगा। इसकी संख्या 180 होती है, देशांतर नहीं होता बल्कि 180 किसका होता है? अक्षांश का होता है। ये 181, ये भी गलत बात है। देशांतर रेखा दूरी को प्रदर्शित करता है, देशांतर रेखा दूरी को प्रदर्शित करता है। देखिए और क्या बोलते हैं देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होता है, ये भी बात गलत बात है। देशांतर सबसे अधिक विषुवत रेखा पर होगा, नहीं होगा। ये दूरी को, ये टाइम को पेरिमेंट करता है ना, तो क्या हो जाएगा? देशांतर रेखा दूरी को प्रदर्शित करता है, ठीक है। हम लोग बोलते हैं ना 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो यही देशांतर रेखा। अक्षांश रेखा टेम्परेचर को मैनेजमेंट करता है, किसको? टेम्परेचर को मैनेजमेंट करता है। कहीं का जलवायु कैसा होगा ये कौन ये निर्धारण करेगा? अक्षांश रेखा करेगा। कहाँ पे कितना समय होगा ये कौन निर्धारित करेगा? देशांतर रेखा करेगा, ठीक है। देशांतर रेखा हम लोग बोलते हैं ना कि 0 डिग्री देशांतर रेखा हम लोग 82 डिग्री इलाहाबाद के नैनी से करता है, ठीक है। तो उसी तरह से देशांतर रेखा समय को प्रदर्शित करता है और अक्षांश रेखा किसी का जलवायु, टेम्परेचर, ये सारा चीज निर्धारित करता है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। दाब का विमीय सूत्र MLT-2 होता है, ठीक है। MLT-2, ठीक है, दाब का विमीय सूत्र होता है। पराकलन समिति के सदस्य का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? तो पराकलन समिति आप जान लीजिए, ठीक है। पराकलन ये अस्थायी समिति होता है, ठीक है। ये कैसा है? अस्थायी समिति है और ये 1 वर्ष का कार्यकाल होता है, ठीक है। पराकलन समिति में सबसे बड़ी समिति है संसदीय समिति का, ये 30 सदस्य होता है, 1 वर्ष का कार्यकाल होता है, याद रखिएगा 1 वर्ष, इसका आंसर मान लीजिए 1 वर्ष होता है पराकलन समिति, ठीक है ना। पराकलन समिति के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का? 1 वर्ष का। और कितना सदस्य होता है? 30। यहीं पे कहेगा लोक लेखा का तो कितना? 15 7 22, 15 को लोकसभा से और 7 को राज्यसभा से, ठीक है। ये सब वित्तीय समितियां हैं, ठीक है ना। ये सब क्या है? वित्तीय समिति हैं, ये सबको जान लीजिए। निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत में की संचित निधि? देखिए भारत में जो होता है ना आकस्मिक निधि, संचित निधि, तो संचित निधि जब भी निकालेंगे कहाँ से निकालेंगे? केंद्रीय वित्त मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, भारत के राष्ट्रपति। गलत बात है, भारत जब तक भारत का संसद का अनुमति नहीं मिलेगा तब तक हम लोग क्या करेंगे? नहीं निकाल सकते। क्या ये संचित निधि? संचित निधि भारत के संसद कितना? 266 और यहीं पे कहेगा कि आकस्मिक निधि तो आर्टिकल कितना? 267, ठीक है। तो संचित निधि भारत के संसद के अनुमोदन से ही निकाला जाता है, ठीक है ना। लोक लेखा समिति, पराकलन समिति, समझ गए? देखिए थोड़ा सा जल्दी कर रहे हैं, आप लोग को घबराना नहीं है क्योंकि बहुत कुछ करना है और ये खत्म भी हो गया, यही तो कुछ था, ठीक है। 82 क्वेश्चन था, बहुत जल्दी किए आप लोग का। अगर कोई समस्या हो तो हमको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जितने भी बिहार पुलिस के अभ्यर्थी हैं जो इस बार अपना सेवा देना चाहते हैं बिहार पुलिस में, तो आप लोग डेट जरूर लगाएं। और जो भी समस्या हो आप हम लोग के यूट्यूब चैनल में आकर के वहाँ पे कमेंट करें। हम लोग का संस्था है ज्ञान सागर GS एकेडमी, पटना भिकना पहाड़ी। अगर जो भी आदमी इच्छुक हैं यहाँ से कोई सलाह लेने के लिए, पढ़ने के लिए, तो कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे फ़ोन कीजिए, बात कीजिए। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और कोई सलाह हो तो जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में लिख के, ठीक है।